दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डीमन स्लेयर सीजन 4 के पहले एपिसोड के बारे में। जैसा कि हमने लास्ट सीजन में देखा था, तांजीरो, मित्सुरी और मोइचिरो ने मिलके दो अपर मून डीमंस को हरा दिया था। सीजन 4 के पहले एपिसोड में हमें विंड हाशिरा सानेमी और सरपेट हाशिरा ओवानी को दिखाया गया है। दोनों को एक मिशन पर भेजा जाता है। गांव के लोगों को डीमंस उठाकर एक पुरानी हवेली में छुप जाते थे। जब दूसरे डीमन स्लेयर्स उनको फॉलो करते थे तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलता था। इस बार जब सानेमी और ओवानी उस पुरानी हवेली के पास पहुंचते हैं तो उन्हें एक डीमन दिखाई देता है जो कि एक औरत को उठाकर भाग रहा होता है। इसके बाद दोनों हाशिरा और दो डीमन स्लेयर उसका पीछा करने लगते हैं। वो डीमन भागता हुआ सीधा हवेली के अंदर घुस जाता है। डीमन के पीछे पीछे डीमन स्लेयर भी हवेली के अंदर घुस जाते हैं। हम देखते हैं कि पूरी हवेली डीमन से भरी हुई होती है। एक एक करके सभी डीमंस हमला शुरू कर देते हैं, पर सानेमी और ओवानी सभी डीमंस को एक एक करके काटना शुरू कर देते हैं। हाशिरा के साथ आए हुए डीमन स्लेयर बहुत ही कमजोर होते हैं और बड़ी ही मुश्किल से डीमन के सामने टिक पा रहे होते हैं। ये देखकर ओवानी कहता है, तुम दोनों वापस चले जाओ, मैं सानेमी के साथ आगे बढ़ूंगा। सानेमी कहता है, वैसे भी अगर तुम लोग यहाँ रहोगे तो हमारे लिए और भी परेशानी होगी, तो तुम दोनों तुरंत वापस चले जाओ। इसके बाद दोनों डीमन स्लेयर वापस चले जाते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से सन्नाटा छा जाता है। अब कोई डीमन उन पर हमला नहीं कर रहा होता है। ये देखकर दोनों लोगों को लगता है कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। ये उन्हें बहुत ही अजीब लगने लगता है। तभी उन्हें किडनैप हुए औरत की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद सानेमी ऊपर वाले फ्लोर पर चला जाता है जहां उसको बहुत सारे डीमंस दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ ही सेकंड्स में सानेमी अपनी विंड ब्रीदिंग की मदद से डीमंस को मार देता है। उसके बाद ओवानी भी ऊपर आता है और अपनी सरपेंट ब्रीदिंग की मदद से एक एक करके बचे हुए डीमंस का गला भी काट देता है। सानेमी ओवानी पर गुस्सा होते हुए कहता है, मैंने तुमसे मदद नहीं मांगी थी, मैं अकेला ही सबको संभाल सकता हूँ। इसके बाद हमें वही डीमन दिखाई देता है जिसने औरत को किडनैप किया होता है। दोनों हाशिरा की पावर को देखकर वो समझ जाता है कि ये कोई आम डीमन स्लेयर्स नहीं है, ये खुद हाशिरा हैं। वो तुरंत वहाँ से भागना शुरू कर देता है। सानेमी और ओवानी भी उसके पीछे भागते हैं, लेकिन डीमंस बार बार उनके रास्ते में आते रहते हैं। हम देखते हैं कि वो डीमन औरत को लेकर हवेली के बाहर कूदकर निकल जाता है। जब सानेमी और ओवानी हवेली के बाहर आते हैं तो वहाँ भी बहुत सारे डीमंस होते हैं। ओवानी सानेमी से कहता है, तुम उस औरत के पीछे जाओ, मैं इन सबको यहाँ रोकूंगा। इसके बाद वो अपनी सरपेंट ब्रीडिंग का थर्ड फॉर्म यूज करता है और सभी डीमंस का सर काट देता है। हम देखते हैं कि साने में भी उस औरत को बचाने के लिए डीमन के पास पहुंच जाता है, पर उसके पास और भी बहुत सारे डीमंस इकट्ठा होते हैं। साने में भी अपनी विंड ब्रीदिंग का फोर्थ फॉर्म यूज करता है और एक ही शॉट में सभी डीमंस को मार देता है। ये देखकर डीमन डर जाता है। वो सानेमी से कहता है, अगर तुम्हें ये औरत इतनी ज्यादा पसंद है तो ले 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 ले। ऐसा बोलकर डीमन औरत को नीचे फेंक देता है। तभी ओवानी उस औरत को पकड़ लेता है। हम देखते हैं कि वो डीमन हवेली की छत से नीचे कूद जाता है। सानेमी और ओवानी भी उसके पीछे कूदते हैं, लेकिन जैसे ही वो नीचे कूदता है उन्हें एक अजीब सा दृश्य दिखाई देता है। उन्हें अपने चारों ओर एक नया कैसल दिखाई देता है जहाँ चारों तरफ रोशनी होती है और पूरी जगह डीमन से भरी होती है। ये मुजान का इन्फिनिटी कैसल होता है। सानेमी उस डीमन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कैसल अचानक से गायब हो जाता है। दोनों यहाँ कुछ समझ नहीं पाते। इसके बाद हमें कनाओ से मिलाया जाता है। कनाओ अपने मिशन को खत्म करके अपने घर आ रही होती है। जैसे ही वो घर पहुंचती है, शिनोबू की असिस्टेंट कनाओ का स्वागत करती है। कनाओ सबसे पहले जाकर शिनोबू को रिपोर्ट करती है। शिनोबू कनाओ को बताती है कि तांजीरो, मित्सुरी और मोइचिरो ने दो अपर मून डीमंस को हरा दिया है। इसी के साथ ही नेजुको भी अब धूप में निकल सकती है। जरूर मुजान नेजुको के लिए अपने डीमंस को यहाँ भेजेगा, जिससे उसे नेजुको का ब्लड मिल जाए और वो भी धूप में बाहर निकल सके। इसके बाद शिनोबू कहती है, उसे एक इमरजेंसी हाशिरा मीटिंग में जाना है, क्या तुम मेरे लिए नेजुको का ख्याल रखोगी? ये सुनकर कनाओ चौंक जाती है। इसके बाद हम तांजीरो पर शिफ्ट होते हैं। तांजीरो खाना खा रहा होता है जब उससे मिलने के लिए काकुशी आता है। तांजीरो काकुशी से गांव की हालत के बारे में पूछता है। हमें पता चलता है कि गांव की रिपेयर का काम बहुत तेजी से चल रहा होता है, लेकिन लोग अभी भी डर रहे होते हैं कि शायद डीमन रात में उन पर हमला कर देंगे। हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि डीमन स्लेयर कॉर्प्स ने ऐसे कुछ खाली गांव को तैयार किया होता है ताकि अगर ऐसा कुछ होता है तो वो लोग वहां जाकर रह सकते हैं। हमें बताया
बताता है कि तांजीरो 7 दिन तक बेहोश था। काकुशी उससे पूछता है 7 दिन बेहोश रहने के बाद क्या तुम सच में ठीक हो? तांजीरो खाना खाते हुए कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिस कानारोजी ने मुझे बताया था हमें बहुत खाना खाना चाहिए क्योंकि खाने से हमें ताकत मिलती है। यह हमें काकुशी से ये भी पता चलता है कि दोनों मित्सुरी और मोइचिरो 2 दिन में ही होश में आ गए थे और दोनों ने तीसरे दिन से ही काम शुरू कर दिया था। काकुशी कहता है लगता है तुम भी धीरे धीरे उनकी तरह बन रहे हो। ओ हाँ, वैसे तुम्हारी छोटी बहन के साथ कुछ अजीब हुआ है ना? मैंने सुना है कि वो अब सूरज में बाहर जा सकती है, क्या ये सच है? इस पर तांजीरो कहता है ये सच है पर अभी कुछ अच्छे से नहीं कह सकते। हम अभी श्योर नहीं है कि नेजुको पहले की तरह इंसान में ट्रांसफॉर्म होगी या फिर डीमन में बदल जाएगी। काकुशी कहता है क्या लेडी शिनोबु इस पर जांच कर रही है? इस पर तांजीरो गलती से लेडी तमायो का नाम ले लेता है पर बाद में उसे छिपाने की कोशिश करने लगता है। आगे काकुशी कहता है पूरा डीमन स्लेयर कॉर्प हाई अलर्ट पर रखा गया है और आज सभी हाशिरा की एक मीटिंग भी बुलाई गई है। इसके बाद हम सभी हाशिरा मीटिंग पर शिफ्ट होते हैं जहां पर हाशिरा आए हुए होते हैं। शानेमी मित्सुरी और मोइचिरो से पिछले मिशन के बारे में पूछने लगता है। ओबानी भी मोइचिरो और मित्सुरी से उनकी तबीयत के बारे में पूछता है। मित्सुरी कहती है हाँ मैं पूरी तरह से रिकवर हो गई हूँ। मोइचिरो यहाँ कहता है कि अगर मैं सच बोलूं तो मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ। स्टोन हाशिरा ग्यो में रोते हुए दोनों की तारीफ करता है और कहता है कि 2 अपर मून डीमंस को हराना बहुत ज्यादा बड़ी बात है। शिनोबु भी उनसे कहती है तुम दोनों इस बार पहले की तुलना में बहुत ही जल्दी हील हो गए हो। थोड़ी देर बाद मास्टर उबियाशिकी की बीबी अमाने अपनी जुड़वा बेटियों के साथ वहां आती हैं। अमाने कहती हैं कि आज की हाशिरा मीटिंग मास्टर उबियाशिकी की जगह मैं लूंगी। मास्टर उबियाशिकी की तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए वो यहाँ नहीं आ सकते। ऐसा बोलकर अमाने सबसे माफी मांगती हैं। ये देखकर वहाँ सब लोग चुप हो जाते हैं। आगे गियो में मास्टर उबियाशिकी के लिए प्रार्थना करता है। इसके बाद मीटिंग शुरू हो जाती है। अमाने सभी को बताती है कि नेजुको अब सूरज की रोशनी में भी निकल सकती है इसीलिए मुजान अब सब कुछ छोड़कर नेजुको को हासिल करना चाहेगा जिससे वो भी सूरज की रोशनी में निकल सके। आगे अमाने मोइचिरो और मित्सुरी से कहती है जब तुम अपर मून 4 और 5 के साथ लड़ाई कर रहे थे तो तुम्हारे ऊपर एक अजीब मार्क आ गया था। क्या तुम बता सकते हो कि ये कैसे हुआ? ये मार्क पहली बार सैन गोकू एरा में देखा गया था। उस समय एक ऐसा तलवारबाज था जिसने लगभग मुजान को हरा दिया था और उसी ने पहली ब्रीदिंग टेक्निक को भी इन्वेंट किया था। अमाने कहती है कि सभी इसके बारे में ठीक से नहीं जानते हैं। सानवी पूछता है आखिर ये हमसे अब तक छुपाकर क्यों रखा गया था? इस पर अमाने कहती है हमें अभी तक इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी क्योंकि डीमन स्लेयर हर बार लगभग मर ही जाते थे जिसकी वजह से इसके बारे में ज्यादा जानकारी पास डाउन नहीं की गई। पर इस मार्क के बारे में एक चीज क्लियरली लिखी हुई है जिसके पास भी ये मार्क होता है उसके आसपास के सभी लोगों में भी ऐसे ही मार्क आ जाते हैं। इसके बाद अमाने की बेटी बताती है ये खुद उस इंसान की डायरी में लिखा हुआ है जिसके ऊपर सबसे पहले ये मार्क आया था। अमाने कहती है कि इस समय ये मार्क सबसे पहले तांजीरो के ऊपर देखा गया पर तांजीरो को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है इसीलिए वो इस विषय को डिले करने का सोचा था। लेकिन सॉर्ड स्मिथ ब्लेज में मित्सुरी के साथ मोइचिरो के ऊपर भी ये मार्क दिखा था जो कंफर्म करता है कि वो डीमन स्लेयर कर्स मार्क है। इसके बाद अमाने मित्सुरी और मोइचिरो से उनके अनुभव के बारे में पूछती है। अचानक से ये सवाल सुनकर मित्सुरी थोड़ी नर्वस हो जाती है। मित्सुरी किसी तरह से कहती है जब मैं अपर मून से लड़ रही थी तो मेरा शरीर अचानक बहुत हल्का हो गया। मैं कैसे कहूँ, मेरा शरीर अचानक बम बूम होने लगा और अचानक मेरा दिल की धड़कनें भी तेज हो गईं और मैं अपने कानों में डिंग डिंग की आवाज सुन रही थी। मित्सुरी के ऐसे बयान को सुनकर किसी को भी कुछ समझ नहीं आता। ये देखकर मित्सुरी सभी से माफी मांगती है। इसके बाद मोइचिरो कहता है जब मैं अपर मून से लड़ रहा था तो मुझे भी मार्क के बारे में पता नहीं था पर मैंने कुछ अजीब चीजें महसूस की थी। अगर तुम भी ऐसा कर पाते हो तो शायद तुम भी कर्स मार्क को मैनिफेस्ट कर पाओगे। मुझे जहर दिया गया था जिसके बाद जहर मेरे शरीर में बहुत तेजी के साथ फैल रहा था तो मैंने अपनी ब्रीदिंग टेक्निक को कंट्रोल करके जहर के फ्लो को स्लो करने की कोशिश की। इसके अलावा एक बच्चा भी था जो मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था और लगभग मर चुका था। तभी मेरी याददाश्त भी वापस आ गई। इसके बाद मैं अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाया। मेरा दिल 1 मिनट में 200 बार धड़क रहा था। मुझे लगा कि मेरा शरीर आग में जल रहा है और मेरी बॉडी का टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। ये सब सुनकर शिनोबु पूछती है कि तुम ऐसे सिचुएशन में कैसे लड़ सकते हो? मोइचिरो कहता है शायद ये इसीलिए था क्योंकि
मुझे वो मार्क मैनिफेस्ट हुआ था। जिन लोगों के मार्क मैनिफेस्ट हुए हैं और जिनके नहीं हुए हैं उनमें यही डिफरेंस है कि अगर तुम मर गए तो आपको ये मार्क नहीं मिलेगा, अगर बच गए तो आपको ये मिल जाएगा। अमा ने मुइचिरो से पूछती है, तुमने कैसे जाना कि तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर 39 डिग्री है? मुइचिरो बताता है कि उसे एक बार बुखार था और जब शिनोबू ने उसका इलाज किया था तब उसने थर्मोमीटर देखा था। वो आगे कहता है, मुझे उस समय भी सेम फील हुआ था। आगे ग्योमे कहता है, अगर कर्स मार्क्स से हम पावरफुल हो सकते हैं तो हम उन मार्क्स को प्राप्त करने के लिए सब कुछ करेंगे। आप मास्टर उबियाशिकी से कहिए उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सभी हाशिरा मिलकर कोई ना कोई रास्ता ढूंढेंगे। आगे मीटिंग खत्म करने से पहले लेडी अमा ने कहती हैं, जो लोग ये मार्क प्राप्त करते हैं उनके लिए पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है, वो जरूर ही मारे जाएंगे। ये सुनकर कमरे में सन्नाटा छा जाता है। उसके बाद लेडी अमा ने वहाँ से चली जाती हैं। ग्यू वहाँ से खड़ा होता है और कहता है कि अब क्योंकि लेडी अमा ने यहाँ से चली गई है तो मुझे भी चले जाना चाहिए, लेकिन सानेमी उसे रोकते हुए कहता है, तुम्हारा ये क्या मतलब है? हमें डिसाइड करना होगा कि हमें क्या करना है। क्यों कहता है, तुम लोग इसके बारे में बात करो, मुझे तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है। ये सुनकर सानेमी को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, तुम जानते हो कि तुम भी एक हाशिरा हो, क्या तुम अपने आप ट्रेन करना चाहते हो? ग्यू और सानेमी के कारण यहाँ सभी लोगों में हलचल हो जाती है। ग्यू कहता है कि मैं तुम सभी की तरह नहीं हूँ, मैं अलग हूँ। ऐसा बोलकर ग्यू जाने लगता है। ग्यू की बात सुनकर सानेमी कहता है, क्या तुम हम सभी को कमजोर समझते हो? मित्सुरी बीच में रोकने की कोशिश करती है पर सानेमी मित्सुरी की नहीं सुनता और ग्यू को रोकने की कोशिश करता है। तभी ग्यू में एक जोरदार ताली बजाता है जिसके बाद पूरे कमरे में सन्नाटा फैल जाता है और सभी लोग फ्रीज हो जाते हैं। ग्यू में सभी को बैठने के लिए कहता है और कहता है कि उसके पास एक आइडिया है। इसके बाद फिर हम तांजीरो पर शिफ्ट होते हैं। तांजीरो अभी भी बेड पर बैठकर खाना खा रहा होता है। काकुशी उससे शिनोबू की असिस्टेंट और आओई के बारे में पूछता है। यह हमें पता चलता है कि सभी लोग नेजुको के साथ खेल रहे होते हैं क्योंकि कॉर्प में उसके पास ज्यादा काम नहीं होता। इसके अलावा नेजुको धीरे धीरे बात करना शुरू कर देती है। इसके बाद काकुशी कहता है, वैसे मैंने सुना है कि वो पीले बाल वाला आदमी यहाँ बहुत जल्द आ रहा है। इसके बाद हमें जेनित्सु दिखाया जाता है। जेनित्सु भी अपना मिशन कंप्लीट करके वापस आने लगता है। शिनोबू की तीनों असिस्टेंट जेनित्सु का स्वागत करने के लिए आती हैं। जेनित्सु उनसे कहता है, क्या तुम लोग यहाँ मेरा स्वागत करने के लिए आए हो? मिशन बहुत मुश्किल था, मुझे बार बार लगा कि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि तुम सब मेरे बिना उदास हो जाओगे। थोड़ी देर बाद आओई वहाँ आ जाती है। जेनित्सु उससे कहता है, तुमने मुझे बहुत मिस किया होगा ना? पर आओई मना कर देती है। हम देखते हैं कि नेजुको भी वहाँ पर आ जाती है। नेजुको जेनित्सु को वेलकम होम कहती है और ये सुनकर जेनित्सु लाल और पीला हो जाता है। इसके बाद वो बहुत जल्दी से ही नेजुको के पास पहुँच जाता है और कहता है, तुम इतनी क्यूट हो कि मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। तुम अब सूरज की किरणों में बाहर जा सकती हो और तुम अब बात भी कर सकती हो। तुमने ये सब मेरे लिए किया है ना? अब हम दोनों बहुत जल्दी शादी कर लेंगे। तुम चांदनी की रोशनी से ज्यादा दिन की रोशनी में खूबसूरत दिखती हो। जब हम शादी करेंगे तो मैं तुम्हें डेली सुशी खिलाऊंगा और तुम्हें कुछ करने की जरूरत भी नहीं होगी। हम देखते हैं कि अचानक से नेजुको इनोसुके का नाम लेने लगती है। नेजुको के मुंह से इनोसुके का नाम सुनकर जेनित्सु बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। इसके बाद हम फिर से तांजीरो पर शिफ्ट होते हैं। काकुशी तांजीरो से पूछता है कि वैसे वो सुअर मास्क वाला आदमी कहाँ गया है? तांजीरो कहता है कि वो सुबह तो यहीं पर था, पता नहीं कहाँ गया। काकुशी तांजीरो को बताता है कि सुबह से ही इनोसुके नेजुको को अपना नाम कहना सिखा रहा है ताकि नेजुको को इनोसुके का नाम याद हो सके। आगे हम देखते हैं कि वहाँ पर हागर नेजुका आ जाता है। हागर नेजुका बहुत ही ज्यादा दर्द में होता है और लंबी लंबी सांसें ले रहा होता है। ये देखकर काकुशी हागर नेजुका को बैठने के लिए कहता है। हागे नेजुका तांजीरो की नई तलवार लेकर आया हुआ होता है। ये वही तलवार होती है जिस पर हागे नेजुका पिछले सीजन में मेहनत कर रहा था। इस तलवार पर रेनगोकू की तलवार का गार्ड भी लगा होता है जिसको देखकर तांजीरो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तांजीरो जैसे ही तलवार निकालता है वो देखकर चौंक जाता है। हागे नेजुका कहता है, इस तरह की स्टील बहुत ही हाई क्वालिटी की है, इसका मालिक जरूर एक बहुत स्ट्रॉन्ग तलवार बाज रहा होगा। हमें उस तलवार के ऊपर शिले लिखा हुआ दिखाई देता है। हागे नेजुका बताता है कि जिसने भी इस तलवार को बनाया होगा उसका एक ही गोल था, डीमंस का खात्मा, इसीलिए उसने तलवार पर अपना नाम तक नहीं लिखा। ये तलवार बहुत ही पुरानी है। उस समय डीमन स्लेयर्स में रैंकिंग सिस्टम नहीं था। आज के समय में केवल हाशिरा
हाशिरा की तलवार पर ही ऐसा लिखा होता है। तांजीरो कहता है जब मैंने पहले इसे यूज किया था तब तो इस पर कुछ और लिखा था। ये सुनकर हागे नेजुको गुस्से में आ जाता है और कहता है मैंने तुम्हें बताया था कि मेरा काम पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन तुमने उसके बाद भी इस तलवार का इस्तेमाल किया था। काम खत्म होने से पहले धन्यवाद करो और मेरी चोट अभी तक ठीक नहीं हुई है, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ता। आगे तलवार देखकर हागे नेजुको वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि गेन्या भी तांजीरो के बगल में बेड पर सो रहा होता है और शोर की वजह से वो उठ जाता है। तभी अचानक से विंडो तोड़कर एनोस के अंदर घुस जाता है। लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे उन्हीं के जो एंड तक खड़ा रहेगा। इनोस्को को ऐसा देखकर काकुशी और तांजीरो दोनों हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ गेन्या सोचता है मैं ऐसे आराम नहीं कर पाऊंगा, काश मुझे एक अलग रूम मिल जाता। आगे इनोस्के तांजीरो को बताता है कि बहुत जल्द हमारी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। तांजीरो यहाँ पूछता है लेकिन कैसी ट्रेनिंग, जिस पर इनोस्के को ज्यादा पता नहीं होता। इसके बाद हम फिर से हाशिरा ट्रेनिंग पर शिफ्ट होते हैं। ग्यू के अलावा सभी लोग मिलकर ट्रेनिंग का प्लान बनाते हैं कि वो सभी डीमन स्लेयर्स को एक साथ ट्रेन करेंगे, क्योंकि मुजान का टारगेट नेजुको है तो वो कभी भी हमला कर सकता है और इसके लिए उन लोगों को तैयार होना पड़ेगा। और यही वजह है कि वो जल्द से जल्द ट्रेनिंग शुरू करना चाहते हैं। अभी कुछ समय से डीमंस के हमले कम हो गए हैं, इसीलिए हमारे पास अभी समय है कि हम सभी को ट्रेन कर सकें। सभी इस प्रपोजल को सुनकर हाँ कह देते हैं, लेकिन क्यों में कहता है करंट हाशिरा की संख्या कम है, इसीलिए हमें ट्रेनिंग के लिए रिटायर्ड हाशिरा को भी बुलाना पड़ेगा। इस पर भी सभी लोग हाँ कह देते हैं। शिनोबु कहती है बाकी सब तो ठीक है, पर हमें ग्यू का भी कुछ करना पड़ेगा। इसके बाद हम फिर से तांजीरो पर शिफ्ट होते हैं। जेनित्सु तांजीरो के साथ बात कर रहा होता है। जब जेनित्सु को ट्रेनिंग के बारे में पता चलता है तो वो कहता है मैं अभी मिशन से वापस आया हूँ और अब मुझे ट्रेनिंग भी करनी होगी। लेकिन दूसरी तरफ तांजीरो ट्रेनिंग का नाम सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है अपने सीनियर के साथ ट्रेनिंग करके हम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। ये देखकर जेनित्सु तांजीरो पर गुस्सा हो जाता है। वो तांजीरो का सर काट लेता है और कहता है अगर तुमने दोबारा ऐसा बोला तो मैं तुमसे दोस्ती तोड़ दूंगा। वैसे भी तुम्हारे लिए ये अच्छा है कि तुम यहाँ अपने हाथ और पैर तोड़ कर आए हो, इसीलिए तुम बेड पर आराम कर सकते हो, लेकिन यहाँ मुझे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। क्या तुम समझते हो कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ? ऐसा बोलकर जेनित्सु रोते हुए वहाँ से जाने लगता है। तांजीरो उसे रोकते हुए कहता है तुमने मुझे थंडर ब्रीदिंग की जो ट्रिक सिखाई थी उसकी वजह से मैं अपर मून डीमंस का सर काटने में सफल हुआ, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जब हम एक दूसरे के साथ रहते हैं तो उनसे चीज सीखते हैं जो हमारे लिए फ्यूचर में काम आती है, इसीलिए हाशिरा ट्रेनिंग में हम बहुत ही स्ट्रांग बन जाएंगे। तांजीरो की बात सुनकर जेनित्सु बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद जेनित्सु खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम हाशिरा ट्रेनिंग पर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पर साउंड हाशिरा टेंगेन खुद बहुत सारे डीमन स्लेयर्स को ट्रेन कर रहा होता है और उन सबको तेज दौड़ाने के लिए कह रहा होता है, लेकिन सब लोग यहाँ बीच बीच में रुक जाते हैं। सभी लोगों को इतनी ज्यादा ट्रेनिंग करता हुआ देखकर टेंगेन की तीनों वाइफ सभी के लिए खूब सारा खाना बनाती हैं और सभी को खाने के लिए बुला लेती हैं। ट्रेनिंग की वजह से सभी डीमन स्लेयर्स की हालत खराब हो चुकी होती है। टेंगन कहता है कितनी शर्म की बात है, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो अगली ट्रेनिंग में जाने पर बाकी के हाशिरा मेरा मजाक उड़ाएंगे। हमें बताया जाता है कि हर एक हाशिरा सभी को अलग अलग ट्रेनिंग देता है। टेंगन सभी को बेसिक फिटनेस की ट्रेनिंग दे रहा होता है। मोइचिरो सभी को रैपिड मूवमेंट सिखाने वाला है। मित्सुरी फ्लेक्सिबिलिटी की ट्रेनिंग देगी। ओमानी सभी को और अच्छे से तलवार चलाना सिखाएगा। सानेमी सभी को कंटिन्यूस अटैक करने के बारे में ज्ञान देगा और फाइनली ग्योमे सभी को मसल ट्रेनिंग देगा, जो बाकी सभी ट्रेनिंग से ज्यादा कठिन है। टेंगन कहता है इन डीमन स्लेयर के साथ ट्रेनिंग करते हुए हाशिरा खुद को भी इम्प्रूव करेंगे। आगे हमें सभी डीमन स्लेयर्स की ट्रेनिंग के एक झलक दिखाई जाती है, जहां हमें सभी डीमन स्लेयर्स एक एक करके हाशिरा के साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। शुरुआत में कोई भी डीमन स्लेयर हाशिरा के सामने टिक नहीं पा रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि एक क्रो तांजीरो के पास एक लेटर लेकर आता है जो खुद मास्टर उबियाशिकी ने भेजा होता है। हमें पता चलता है कि ग्यू हाशिरा ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होता है। इसके बाद हम लेडी अमाने पर शिफ्ट होते हैं, जो अपने पति यानी कि मास्टर उबियाशिकी की देखभाल कर रही होती है। अमाने मास्टर उबियाशिकी से कहती है हाशिरा ने डीमन स्लेयर्स की ट्रेनिंग शुरू कर दी है। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे काम को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि तुम्हारा सपना पूरा हो सके। अमाने की बात सुनकर मास्टर उबियाशिकी उसका शुक्रिया करते हैं, जिस पर अमाने रोने लगती है। इसके बाद हमें लेडी तमायो का घर दिखाई देता है, जिस पर उन्होंने एक इनविजिबल बैरियर लगाया हुआ होता है।
ये घर एक घने जंगल के बीच में होता है। लेडी तमायो अपनी रिसर्च में बिजी होती है, तभी अचानक एक क्रो तमायो के विंडो के सामने आ जाता है और उनसे बाहरी आवाज में कहता है, इतनी रात को विंडो खुली नहीं छोड़ते हैं। इसके बाद क्रो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, मैं मास्टर ओबियासिकी का मैसेंजर हूँ। आप छुपने में बहुत ज्यादा माहिर हैं, इतनी ज्यादा कि मास्टर को ढूंढते हुए कई साल लग गए और अब वो अपने बिस्तर से खड़े भी नहीं हो सकते। आगे लेडी तमायो पूछती है, उन्होंने इस जगह को कैसे ढूंढा? तो क्रो कहता है, उन्होंने अपने इंसानी कनेक्शन का इस्तेमाल करके जगह जगह को ढूंढा था। मैंने सबसे पहले इस घर के पुराने ओनर का पता लगाया, साथ ही में मैंने ये सभी समझा कि यूशिरो की पावर कैसे काम करती है। मैं भले ही ट्रेंड हूँ, पर मैं हूँ तो एक क्रो ही, जिसकी वजह से किसी ने भी मुझ पर शक नहीं किया। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे। तमायो को अभी भी ओबियाशिकी पर भरोसा नहीं होता। तमायो पूछती है, आखिर तुमने यूशिरो के साथ क्या किया? तभी तमायो को यूशिरो के चलने की आवाज सुनाई देती है। क्रो कहता है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, चलो मैं यहाँ आने का अपना पर्पस बता देता हूँ। क्रो सुनोबो के बारे में बताते हुए कहता है, हमारे डीमन सिलर कोर में भी एक लड़की है जो डीमन बॉडी के बारे में बहुत ज्यादा जानती है। हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ मिलकर नेजुको के ट्रांसफॉर्मेशन को स्टडी करो। ये सुनकर तमायो चौंक जाती है। आगे क्रो कहता है, हम चाहते हैं कि हम एक साथ आएं और मुजान को हराने में काम करें, इसीलिए तुम्हें ओबियाशिकी मेंशन में रहने के लिए हम इनवाइट कर रहे हैं। क्रो की बात सुनकर तमायो सोचती है कि आखिर वो एक डीमन है तो ओबियाशिकी मेंशन में वो कैसे जा सकती है, जो कि डीमन सीलर्स का घर है। ये सुनकर तमायो सरप्राइज हो जाती है। यूशिरो घर के फर्स्ट फ्लोर पर बुक्स को साफ कर रहा होता है और उसे अजीब सा एहसास होता है। क्रो तमायो को बताता है कि डीमन सीलर में भी एक ऐसी बच्ची है जो डीमन की बॉडी पर रिसर्च कर रही है। यहाँ पर क्रो शिनोबू के बारे में बात कर रहा होता है। आगे क्रो तमायो को साथ में मिलकर नेजुको को देखरेख करने के लिए कहता है, जिससे वो लोग मिलकर मुजान को हरा सके। इसके लिए क्रो तमायो को ओबियाशिकी मेंशन में रहने के लिए इनवाइट करता है। ये सुनकर तमायो चौंक जाती है। इसके बाद क्रो वहां से चला जाता है। क्रो के जाने के बाद यूशिरो भी तमायो के पास भागते हुए आता है और कहता है, यहाँ से जाने के लिए हमारी सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं, जिस पर तमायो मना कर देती है। तमायो खिड़की से बाहर की तरफ देखकर कहती है, अब जब नेजुको सूरज की रोशनी में बाहर निकल सकती है, इसकी वजह से अब एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत हो गई है। शायद ये बदलाव बहुत पहले ही शुरू हो गया था। इसके बाद हमें तमायो की मेमोरीज में एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर तमायो और मुजान दोनों योरुची के सामने खड़े होते हैं। योरुची को देखकर तमायो को तांजीरो की भी याद आ जाती है। इसके बाद तमायो योशिरो से कहती है, हम यहाँ से मूव कर रहे हैं, पर अब हम कहीं और जा रहे हैं। मैं तुम्हें सारे रिसर्च के रिजल्ट्स को समझा दूंगी, तुम्हें रिसर्च में मेरी हेल्प करनी होगी। हो सकता है कि शायद अब हम आखिरी बार कहीं मूव करेंगे। ये सुनकर ओशिरो भी दंग रह जाता है। तमायो योशिरो को बताती है कि हम लोग अब ओबियाशिकी से मिलने डीमन सीलर्स के हेडक्वार्टर जा रहे हैं। अगले सीन में तांजीरो को ओबियाशिकी की एक चिट्ठी मिलती है, जिसमें मास्टर ओबियाशिकी तांजीरो से कहते हैं, आशा करता हूँ तुम ठीक होगे। मैं खुद ग्यू से मिलकर बात करना चाहता था, पर मेरी तबीयत की वजह से मैं कहीं आज जा सकता नहीं हूँ। ये एक बहुत ही कीमती समय है। इस समय हमें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना होगा। क्या तुम मेरी जगह जाकर ग्यू से बात कर सकते हो? ग्यू हमेशा ही पीछे छूट जाता है। क्या तुम ग्यू को समझा सकते हो, जिससे ग्यू आगे की ओर बढ़ सके? ओबियाशिकी की चिट्ठी पढ़कर तांजीरो भी ग्यू के बारे में सोचने लग जाता है और उससे मिलने का फैसला करता है। इसके बाद तांजीरो अगली सुबह ग्यू को मिलने के लिए निकल जाता है। हम देखते हैं कि तांजीरो का पैर अभी भी सही नहीं हुआ होता। उसे सबसे पहले आई मिलती है। आई तांजीरो से पूछती है, कहीं तुम हाशिरा ट्रेनिंग पर तो नहीं जा रहे हो? इस पर तांजीरो कहता है, नहीं, पर मुझे किसी से मिलना है। आगे तांजीरो आओई से पूछता है, अगर कोई इंसान है जो हमेशा ही अकेला रह जाता हो, तो हम उसे कैसे समझाएं कि वो अकेला नहीं है? इस पर आओई कहती है, मुझे इस बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। अगर उसकी जगह मैं होती तो मैं अकेला ही रहना चाहती। इसके बाद आओई तांजीरो को थोड़ी देर रुकने के लिए कहती है और कुछ लेने के लिए चली जाती है। तांजीरो सोचता है, ग्यू से बात करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। आगे आओई आकर तांजीरो का खाना पैक करके दे देती है और कहती है कि ये खाना तुम्हारे और तुम जिससे मिलने जा रहे हो उसके लिए है। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें ढंग से पेट भरकर खाना चाहिए, जिससे तुम्हारी बॉडी और माइंड दोनों हेल्दी रहें। इसके बाद तांजीरो आओई को थैंक यू बोलकर ग्यू के घर चला जाता है। अगले सीन में हम ग्यू को उसके घर पर देखते हैं, जहां वो शांति से बैठा हुआ होता है, लेकिन फिर उसे तांजीरो की आवाज सुनाई दे रही होती है, जो ग्यू से घर के अंदर घुसने के लिए पूछ रहा होता है। ग्यू सोचता है ये थोड़ी देर चिल्लाएगा, उसके बाद खुद वापस चला जाएगा, पर तांजीरो जाने की बजाय घर के अंदर घुस जाता है। ये देखकर ग्यू शॉक हो जाता है। इसके बाद तांजीरो और ग्यू बात करने लगते हैं।
तांजीरो ग्यू को बताता है कि सभी हाशिरा ने ट्रेनिंग शुरू कर दी है। इस पर ग्यू कहता है मुझे ये पहले से ही पता है। तांजीरो कहता है कि 7 दिन बाद मुझे भी ट्रेनिंग पर जाने की परमिशन मिल जाएगी, तो क्या आप मुझे कुछ सिखाएंगे? इस पर ग्यू साफ इनकार कर देता है। तांजीरो पूछता है ऐसा क्यों? आप मुझे कुछ गुस्से में दिख रहे हैं। ग्यू कहता है कि हाँ, मुझे गुस्सा आ रहा है कि तुमने अभी तक वाटर ब्रीदिंग को मास्टर नहीं किया है। तुम्हें एक वाटर हाशिरा बनना होगा। तांजीरो माफी मांगता है और कहता है मैंने उरुराकी से बात की है। उन्होंने कहा था कि ब्रीदिंग स्टाइल बदलना या उसके थ्रू एक नई ब्रीदिंग स्टाइल बनाना बहुत ही कॉमन बात है, क्योंकि वाटर ब्रीदिंग बेसिक ब्रीदिंग स्टाइल के बहुत क्लोज है। इस पर ग्यू कहता है मेरा ये मतलब नहीं था, तुम्हें जल्द से जल्द एक वाटर हाशिरा बनना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास एक भी वाटर हाशिरा नहीं है। इस पर तांजीरो कहता है लेकिन आप तो वाटर हाशिरा है ना। ग्यू कहता है कि मैं एक वाटर हाशिरा नहीं हूँ, और ये कहकर ग्यू वहाँ से चला जाता है। तांजीरो को मास्टर उबुयाशिकी की बात याद आ जाती है और वो ग्यू के साथ रहने का फैसला करता है। तांजीरो ग्यू के कमरे के सामने खाना रख के बाहर आ जाता है। आगे रात हो जाती है। जब ग्यू बाहर आता है तो उसे तांजीरो वहीं पर सोया हुआ मिलता है। ग्यू को देखकर तांजीरो खुश हो जाता है और कहता है चलो अच्छा हुआ आपने खाना खा लिया। इसके बाद तांजीरो ग्यू को फॉलो करने लगता है। वो ग्यू को दिन और रात तक फॉलो करता रहता है। ग्यू जहाँ भी जाता है तांजीरो उसके पीछे पीछे चल देता है, जिससे ग्यू बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। और आखिरकार ग्यू सोचता है अगर मैं तांजीरो से एक बार बात कर लूं तो शायद ये मेरा पीछे छोड़ देगा। इसके बाद ग्यू तांजीरो से बात करने लगता है। वो तांजीरो को बताता है कि मैं फाइनल सिलेक्शन में पास नहीं हुआ था। उस फाइनल सिलेक्शन में मेरे जैसा एक और लड़का था जिसके परिवार को एक डीमन ने मार दिया था। उसका नाम था साबितो। हम दोनों ने फाइनल सिलेक्शन साथ में दिया था। हम दोनों 13 साल के थे और क्योंकि हम दोनों अकेले थे इसीलिए हम लोग जल्दी दोस्त बन गए। साबितो बहुत ही स्ट्रांग था और साथ ही में वो एक दयालु लड़का था जिसे न्याय के बारे में बहुत अच्छे से पता था। उस साल सिलेक्शन में केवल साबितो की मौत हुई थी। साबितो ने आसानी से उस सिलेक्शन में सारे डीमंस को मार दिया था, जिसकी वजह से सभी पास हो गए थे, पर साबितो खुद नहीं बच पाया। उस सिलेक्शन की शुरुआत में ही मुझे चोट लग गई थी, लेकिन साबितो ने मुझे बचा लिया था। हमें पता चलता है कि साबितो भी एक वाटर ब्रीदिंग स्टाइल डीमन स्लेयर था। आगे साबितो को एक और लड़के की पुकार सुनाई देती है, जिसके बाद साबितो उसकी हेल्प करने के लिए चला जाता है, जबकि खुद ग्यू बेहोश हो जाता है। ग्यू को 7 दिन बाद होश आता है। तब तक फाइनल सिलेक्शन खत्म हो चुका होता है। ग्यू बताता है कि मैंने एक सिंगल डीमन को भी नहीं मारा, उसके बाद भी मैं पास हो गया क्योंकि मैं किसी तरह से बच गया था। मैं एक वाटर हाशिरा बनने के लायक नहीं हूँ। मैं बाकियों की तरह बहादुर नहीं हूँ। मैं अलग हूँ। मुझे डीमन स्लेयर कॉर्प्स में रहने का कोई हक नहीं है। तो मैं एक हाशिरा से ट्रेनिंग लेनी चाहिए, मुझसे नहीं, क्योंकि मेरे अंदर वैसे कर्स मार्ग मैनिफेस्ट नहीं होने वाले हैं। तो तुम अपना समय मुझ पर वेस्ट मत करो। ये कहकर ग्यू वहाँ से चला जाता है। ग्यू की बात सुनकर तांजीरो सोचता है मैं समझ सकता हूँ कि किसी को खोने का दर्द कैसा होता है। तुम अभी यही सोच रहे होगे कि काश साबितो की जगह पर मैं मर जाता तो ज्यादा अच्छा होता। ऊपर से जब वो आपको बचाते हुए मरा हो तो ये फीलिंग बहुत ही ज्यादा खराब होती है। तांजीरो की आंखों में भी आंसू आने लगते हैं। तांजीरो आगे सोचता है साबितो वही लड़का है जिसने मुझे पहाड़ों पर ट्रेन किया था। मुझे अब अजीब लगता है कि जिसने मुझे ट्रेन किया था वो जिंदा नहीं था। अगर साबितो फाइनल सिलेक्शन के दौरान मारा नहीं जाता तो वो अभी ग्यू की उम्र का होता। उसने फाइनल सिलेक्शन के दौरान सबकी हेल्प की, लेकिन मैं सिर्फ अपने आप को बचा रहा था। अगर साबितो जिंदा होता तो वो जरूर एक महान तलवारबाज होता, और शायद इसीलिए ग्यू सोचते हैं कि काश वो साबितो की जगह मर गए होते। मैं ये समझ सकता हूँ क्योंकि मैंने भी ये महसूस किया था। रेनगोकू ने अपनी जान देकर हम सबकी जान बचाई थी। वो सबसे स्ट्रांग थे। उस समय मैं भी यही सोच रहा था कि काश मैं उनकी जगह मर गया होता तो ज्यादा अच्छा होता। शायद रेनगोकू एक दिन मूजान को हराने में जरूर कामयाब हो जाते, लेकिन फिर इनोस्को ने मुझे समझाया था। तांजीरो सोचता है मुझे भी ग्यू को समझाना चाहिए, लेकिन मुझे आखिर क्या कहना चाहिए। उन्होंने अपने सफर के दौरान बहुत सी समस्याओं का सामना किया होगा, जिसके कारण ग्यू स्ट्रांग बन पाई और इसीलिए वो आज एक हाशिरा है। मैं नहीं जानता कि मुझे ग्यू से क्या कहना चाहिए, लेकिन मैं जरूर उनसे एक बात कहना चाहूंगा। इसके बाद तांजीरो ग्यू से कहता है कि क्या आपको नहीं लगता कि साबितो ने जो आपको जिम्मेदारी दी थी वो आपको पूरी करनी चाहिए। तांजीरो की ये बात सुनकर ग्यू वहीं रुक जाता है। ग्यू को साबितो की एक बात याद आ जाती है, जहां साबितो ग्यू को थप्पड़ लगाता है और कहता है तुम मुझसे दोबारा मरने की बात मत करना, वरना हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। तुम्हारी बहन नेक्स्ट डे शादी करने वाली थी, लेकिन फिर भी उसने तुम्हारी एक डीमन से बचाने के लिए अपनी जान दे दी, तो तुम्हें उसके सेक्रीफाइस को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तुम्हारी बहन ने तुम्हारी जिंदगी के लिए अपनी जान दी है, इसीलिए तुम्हें जीना होगा। ग्यू प्रेजेंट में अपने गाल पर हाथ रखकर सोचता है मुझे आज भी साबितो का थप्पड़ याद है।
आखिर मैं वो सब कैसे भूल सकता हूँ। फिर आगे वो सोचता है, मैं उन यादों को दूर रखना चाहता था, क्योंकि जब भी मैं उन्हें याद करता मेरे आंसू बंद नहीं होते थे। उन्हें याद करके मैं इतना ज्यादा सैड हो जाता था कि मेरा कुछ करने में मन नहीं होता था। इसके बाद ग्यू अपनी बहन और साबितो से माफी मांगता है। ग्यू को इतना सीरियस देखकर तांजीरो सोचता है, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया। ग्यू पहले से ही बहुत ज्यादा परेशान थे, कहीं मैंने उसके घाव पर नमक तो नहीं छिड़क दिया। इसके बाद तांजीरो सोचता है, अगर हम खाना खाने का कॉन्टेस्ट करें तो शायद ग्यू को थोड़ा अच्छा लगेगा और वो मुझे ट्रेन करने में हेल्प भी करेंगे। ग्यू वैसे भी ज्यादा कुछ बोलते नहीं है, तो ईटिंग कंपटीशन हमारे लिए सबसे अच्छा रहेगा। तांजीरो अपनी सोच में खोया रहता है। तभी ग्यू कहता है, तांजीरो मुझे माफ कर दो, मैं ट्रेनिंग में जरूर हिस्सा लूंगा। पर तभी तांजीरो ग्यू से कहता है, चलो हम खाने का कंपटीशन करते हैं। ये सुनकर ग्यू हैरान हो जाता है कि आखिर ये कहां से आ गया। आगे दोनों खाना खाने का कॉन्टेस्ट शुरू कर देते हैं। ग्यू तांजीरो से पूछता है, क्या तुमने शिनोबू को देखा है, वो क्या कर रही है? इस पर तांजीरो को कुछ भी पता नहीं होता। अगले सीन में हम शिनोबू को देखते हैं, जो कि अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रही होती है, पर उसमें वो ज्यादा सफल नहीं होती, जिससे शिनोबू को गुस्सा आ जाता है। तभी वहाँ पर कनाओ आ जाती है और कहती है, मैं अभी विंड हाशिरा की ट्रेनिंग में जा रही हूँ, क्या मैं आपकी ट्रेनिंग स्टोन हाशिरा के बाद कर सकती हूँ? इस पर शिनोबू कहती है, वो इस बार हाशिरा ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं ले रही है। ये सुनकर कनाओ चिंता में आ जाती है। ये देखकर शिनोबू उसे अपने पास बुला लेती है। कनाओ कहती है, मैं आपके साथ और ट्रेनिंग करना चाहती थी मास्टर। इस पर शिनोबू मुस्कुराती है और कहती है, कनाओ तुम अब पहले से ज्यादा खुद को एक्सप्रेस करने लगी हो, ये सही समय है। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि हम उस डीमन को कैसे हरा सकते हैं जिसने मेरी बहन कनाए को मारा था। एपिसोड की शुरुआत टेंगेन उजुई से होती है। हमें टेंगेन डीमन स्लेयर्स को फिजिकल ट्रेनिंग देते हुए दिखाई देता है। टेंगेन की ट्रेनिंग से डीमन स्लेयर्स की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। ये देखकर टेंगेन कहता है, अगर तुम मेरी ट्रेनिंग में फेल हो गए तो सानेमी और मित्सुरी की ट्रेनिंग में तुम्हारा क्या होगा? तभी वहाँ पर तांजीरो आ जाता है। तांजीरो अब पूरी तरह से ठीक हो चुका होता है। तांजीरो को देखकर टेंगन कहता है, तुम काफी समय के बाद मिलने आए हो। मैंने सुना है कि तुम फिर से अपर मून डीमन से लड़े थे, इसके बाद भी तुम्हारे हाथ पैर सलामत है, ये तो अच्छी बात है। इस पर तांजीरो कहता है, आपने मुझे जो सिखाया था उसकी वजह से मैं सरवाइव कर पाया। इसके बाद तांजीरो की भी फिजिकल ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। जो ट्रेनिंग बाकी डीमन स्लेयर्स बड़ी मुश्किल से कर पा रहे होते हैं, उसमें तांजीरो को बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती। इसके बाद लंच टाइम हो जाता है, जहाँ पर तांजीरो की मुलाकात टेंगन की वाइफ से होती है। टेंगन की वाइफ्स तांजीरो से मिलकर खुश हो जाती हैं। हम देखते हैं कि टेंगन की ट्रेनिंग से सभी डीमन स्लेयर्स की हालत खराब हो चुकी होती है। अगले सीन में रात हो जाती है और दो डीमन स्लेयर्स ट्रेनिंग कैंप के चारों ओर पहरा दे रहे होते हैं। वो लोग आपस में बात करते हैं कि डीमंस ने हमला करना बहुत ही कम कर दिया है। डीमंस किसी नेजुको नाम की लड़की को ढूंढ रहे हैं, पर ये न्यूज अभी कंफर्म नहीं है। अचानक चलते चलते एक डीमन स्लेयर गायब हो जाता है। यह देखकर दूसरा डीमन स्लेयर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तभी दूसरा डीमन स्लेयर पीछे से आकर पहले डीमन स्लेयर को डरा देता है। इससे पहले वाला डीमन स्लेयर बहुत ज्यादा डर जाता है। आगे दोनों को कोने से कुछ आवाजें आती हैं। ये देखकर दोनों ही सीरियस हो जाते हैं और बिना चेक किए वहां से चले जाते हैं। हम देखते हैं कि वहां पर सही में एक डीमन आई होती है, जिस पर नंबर 4 लिखा होता है। ये आई कैंप के चारों ओर घूमकर जासूसी कर रही होती है। अगली सुबह फिर से टेंगन की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, पर तांजीरो को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तांजीरो बड़ी ही आसानी से टेंगन की ट्रेनिंग कर रहा होता है, जबकि दूसरे डीमन स्लेयर्स शुरुआत से ही हाफ रहे होते हैं। वो लोग तांजीरो को देखकर सोचते हैं, क्या एक अपर रैंक डीमन को हराने के लिए हमें इतना ज्यादा स्टैमिना चाहिए? रेस्ट टाइम में बाकी के डीमन स्लेयर्स तांजीरो से उसके एक्सपीरियंस के बारे में पूछते हैं। इस पर तांजीरो ने बताता है कि अपर रैंक डीमंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। पलक झपकते ही मैं जमीन पर गिर चुका था। तांजीरो सभी को अपनी लड़ाई के बारे में बताता है, पर तांजीरो डीमंस के बारे में नहीं बता रहा होता है। वो केवल अपनी लड़ाई के बारे में बता रहा होता है, जिससे किसी को भी ज्यादा कुछ समझ नहीं आता। हमें पता चलता है कि ये टेंगन की ट्रेनिंग का आखिरी दिन होता है। टेंगन सभी को एक बड़े से पहाड़ का चक्कर लगाने के लिए कहते हैं। इसके बाद सभी डीमन स्लेयर्स एक एक करके जाने लगते हैं। टेंगन की वाइफ तांजीरो से कहती है, टेंगन ऊपर से भले ही स्ट्रिक्ट हो, पर वो अंदर से बहुत ही ज्यादा नरम है। कल टेंगन ने तब तक खाना नहीं खाया था जब तक कि आखिरी मेंबर वापस नहीं आ गया था। टेंगन खुद उसे पहाड़ से उठा कर लाए थे। तभी वहाँ पर टेंगन आ जाता है। टेंगन कहता है, मैंने सब सुन लिया। मास्टर उबुयाशिकी ने मुझे डीमन स्लेयर्स की जिम्मेदारी सौंपी है। मैं सभी डीमन स्लेयर्स का अच्छे से ध्यान रखूंगा। इसके बाद तांजीरो भी वहां से चला जाता है। तांजीरो रास्ते में सोचता है कि सभी डीमन स्लेयर्स जो हाशिरा बनते हैं सच में बहुत दयालु होते हैं।
ऐसा सोचकर तांजीरो गियू के साथ अपने नूडल्स खाने का कंपटीशन याद कर रहा होता है। तांजीरो का पेट एकदम भर चुका होता है, पर उसके लिए ये कंपटीशन जीतना बहुत जरूरी होता है, जिससे गियू हाशिरा ट्रेनिंग में हिस्सा लेने के लिए मान जाए। तांजीरो को ऐसा देखकर गियू अपने लिए 1 प्लेट नूडल्स और तांजीरो के लिए 2 प्लेट नूडल्स ऑर्डर करता है और तांजीरो से कहता है कि मैं बस यही आखिरी प्लेट खाऊंगा, अगर तुमने तुम्हारे 2 प्लेट नूडल्स खत्म कर लिए तो तुम जीत जाओगे। तांजीरो सोचता है कि ये थोड़ा मुश्किल था, पर गियू और ज्यादा खा सकते थे, उन्होंने मेरे लिए हार मान ली। अगले सीन में शाम हो जाती है। हम विंड हाशिरा सानेमी और सरपेंट हाशिरा ओबेनाई पर शिफ्ट होते हैं। सानेमी ओबेनाई से पूछता है तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है। इस पर ओबेनाई कहता है कि ज्यादा खास नहीं, मुझे लगता है कि जिन्हें मैं ट्रेन कर रहा हूँ वो लोग अपर रैंक डीमंस के सामने टेक भी नहीं पाएंगे, पर फिर भी हमें उन्हें ट्रेन करना होगा क्योंकि मास्टर ऐसा ही चाहते हैं। इसके बाद ओबेनाई सानेमी से कहता है आखिर तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। इस पर सानेमी कहता है क्या तुम्हें याद है हमने जो कैसल देखा था, मुझे लगा था कि हमने डीमंस को पकड़ लिया है, पर वो डीमंस बिना कोई सुराग छोड़े एक पल में ही गायब हो गए। इस पर ओबेनाई कहता है मैं भी कब से उसी के बारे में सोच रहा हूँ, क्या ये डीमंस का कोई खुफिया वेश है। सानेमी कहता है मैं भी कब से इस कैसल के बारे में खोज रहा हूँ, पर मुझे कुछ भी नहीं मिला। दोनों बात करते हैं कि सभी डीमंस अचानक से एक जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं। इसका मतलब ये बात सही है कि उनका टारगेट तांजीरो की बहन नेजुको ही है, जरूर कुछ बड़ा होने वाला है। सानेमी कहता है कुछ भी हो मैं सभी को खत्म कर दूंगा। इस पर ओबेनाई कहता है ये डीमन स्लेयर कॉर्प्स के लिए बड़ा ही बैड लक है, मेरा सारा ध्यान हाशिरा ट्रेनिंग पर है, पर जब भी मैं इस सिचुएशन को ध्यान से सोचता हूँ तो मुझे केवल एक ही चीज समझ आ रही है। हम देखते हैं कि ओबेनाई का हाथ शेक कर रहा होता है। ओबेनाई अपने हाथ को कसकर पकड़ लेता है और कहता है ये शांति किसी बड़े तूफान से पहले की शांति है। इस पर सानेमी कहता है जो होगा सो होगा, उसके लिए अभी परेशान होने का क्या फायदा है, वैसे मुझे पता है इसे कैसे शांत करना है। इसके बाद दोनों लोग एक दूसरे से आपस में लड़ने के लिए कहते हैं। आगे हम तांजीरो पर शिफ्ट होते हैं। रात में तांजीरो टेंगिन की वाइफ्स की हेल्प कर रहा होता है। टेंगिन की वाइफ्स तांजीरो को एक चाय पीने के लिए देती हैं और उसे शुक्रिया भी कहते हैं क्योंकि तांजीरो ने इंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में उनकी जान बचाई थी। तांजीरो कहता है कि ये सब मैंने अकेले नहीं किया है। ये सुनकर टेंगिन की एक वाइफ कहती है हाँ मुझे पता है, तुम्हारी बहन, बोर मास्क वाला लड़का, पीले बाल वाला लड़का और टेंगिन, तुम सभी ने मिलकर डीमंस को हराया है। अगर कोई एक भी कम होता तो हम सुबह का सूरज नहीं देख पाते। ऐसा बोलकर वो रोने लग जाती है। टेंगिन की दूसरी वाइफ कहती है कि टेंगिन अभी भी लड़ना चाहते हैं, वो नींद में भी डीमंस को मारने की बात करते हैं। तांजीरो तुम मूजान को जरूर हरा देना। इस पर तांजीरो उन्हें मूजान को हराने का प्रॉमिस करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टेंगिन सभी डीमन सीडर्स को नॉर्मल दौड़ाने की जगह उन्हें एक पहाड़ पर ले जाते हैं और रात में एक रियल कॉम्बैट ट्रेनिंग करने के लिए कहते हैं। टेंगिन सभी से कहते हैं कि हम लोग डीमन से रात में लड़ाई करते हैं, इसीलिए हमारे सेंसेस शार्प होने चाहिए जिससे तुम लोग अंधेरे में भी लड़ सको। अभी के लिए मैं डीमन बनूंगा जो तुम्हें खाने वाला है, तुम सभी को मुझसे लड़ना होगा। टेंगिन तांजीरो से कहता है तुम मुझसे लड़ने के साथ साथ अपने साथियों को भी बचाओगे। इस पर टेंगिन अंधेरे में छिपकर हमला शुरू कर देता है और एक एक करके डीमन सीडर्स पर हमला करता है। कोई भी टेंगिन को देख नहीं पाता और टेंगिन एक एक करके डीमन सीडर्स को मार रहा होता है। तांजीरो सोचता है कि टेंगिन एक पुराना निंजा है, मैं केवल उसकी स्मेल से उसे नहीं ढूंढ सकता हूँ। हम देखते हैं कि टेंगिन तांजीरो की आंखों के सामने से 3 डीमन सीलर पर हमला करके उन्हें बेहोश कर देता है। एक डीमन सीलर कहता है कि मैं एक हाशिरा से नहीं लड़ सकता हूँ। ये सुनकर टेंगिन बहुत तेजी के साथ उस डीमन सीलर के पीछे आ जाता है और कहता है अगर कोई डीमन तुम्हारे सामने होगा तो तुम तब भी यही कहोगे क्या। ऐसा बोलकर टेंगिन उसे भी बेहोश कर देता है। अब टेंगिन के सामने तांजीरो खड़ा होता है। तांजीरो अपने आसपास खड़े डीमन सीलर से कहता है अगर हमने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो टेंगिन उसे तुरंत ही समझ जाएगा, इसीलिए सभी लोग मेरे आसपास आ जाओ और टेंगिन को कोई भी मौका मत दो। ये सुनते ही सभी डीमन सीलर्स तांजीरो की तरफ भागते हैं, पर टेंगिन भी उन पर हमला करने लगता है। जैसे ही टेंगिन एक डीमन सीलर पर हमला करता है, तांजीरो बीच में आकर उसे बचा लेता है। दोनों की तलवारों की स्पीड इतनी तेज होती है जिसके कारण दूसरे डीमन सीलर्स थोड़ी दूर जाकर गिर जाते हैं। तांजीरो सोचता है मैंने टेंगिन के हमले को रोक लिया है, पर एक हाथ के बाद भी टेंगिन का हमला इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद दोनों लोग एक दूसरे पर हमला शुरू कर देते हैं।
तांजीरो और टेंगन को एक साथ लड़ते हुए देखकर बाकी के डीमन स्लेयर्स चौंक जाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि दो लोग जिन्होंने अपर रैंक डीमंस को हराया है, उन्हें एक साथ लड़ते हुए देखना कितना ज्यादा औसम है। तांजीरो को टेंगन से लड़ते हुए देखकर बाकी के डीमन स्लेयर्स में बहुत हिम्मत आ जाती है और वो भी तांजीरो की हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। डीमन स्लेयर्स एक एक करके टेंगन पर हमला करने लगते हैं। इसे देखकर टेंगन भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। अगले सीन में ट्रेनिंग खत्म हो जाती है। हमें पता चलता है कि टेंगन सभी डीमन स्लेयर्स को हरा देता है। एक डीमन स्लेयर्स कहता है कि किसी हासिरा से लड़ना हमारे बस की बात नहीं है। इस पर टेंगन कहता है, मैंने तुम्हें डराने के लिए ट्रेन नहीं किया है। ये सुनकर डीमन स्लेयर्स कहते हैं, हमें पता है, पर हम किसी हाशिरा या अपर रैंक डीमन से नहीं लड़ सकते। हम केवल हाशिरा और तांजीरो पर विश्वास कर सकते हैं कि ये लोग अपर रैंक डीमंस और मुजान को हरा देंगे। हम लोग उनकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे, चाहे वो थोड़ी सी क्यों ना हो। इसीलिए हमें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। ये सुनकर टेंगन खुश हो जाता है। अगली सुबह बाकी के डीमन स्लेयर्स खुद से फिजिकल ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। टेंगन तांजीरो से कहता है कि तुम आगे जा सकते हो, तुम्हारे लिए यहाँ कुछ भी नहीं बचा है। हमने भले ही अपर रैंक डीमंस को हराया है, पर जब तक मुजान को नहीं हरा देते तब तक कुछ भी बदलने वाला नहीं है। टेंगन भी तांजीरो से मुजान को हराने के लिए कहता है। इस पर तांजीरो भी हाँ कर देता है। इसके बाद तांजीरो सभी डीमन स्लेयर्स, टेंगन और उसकी वाइफ्स को शुक्रिया कहता है और अगली हाशिरा ट्रेनिंग के लिए निकल जाता है। रास्ते में तांजीरो को उसका क्रू मिलता है जो तांजीरो को उसकी अगली ट्रेनिंग की जगह पर पहुंचा देता है। हम देखते हैं कि तांजीरो की अगली ट्रेनिंग मुइचिरो के साथ होती है। मुइचिरो सभी डीमन स्लेयर्स को शॉर्ट ट्रेनिंग दे रहा होता है, पर किसी भी डीमन स्लेयर के लिए टोकिटो की ट्रेनिंग झेलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। टोकिटो बड़ी ही तेजी के साथ सभी डीमन स्लेयर पर लकड़ी की तलवार से हमला कर रहा होता है। टोकिटो सभी से कहता है, भले ही तुम गिर जाओ, उसके बाद भी तुम्हें तुरंत खड़ा होना है। अगर तुमने थोड़ी भी देर करी तो तुम मारे जाओगे। ट्रेनिंग के बीच में टोकिटो का ध्यान तांजीरो की तरफ जाता है। तांजीरो को देखकर टोकिटो एकदम खुश हो जाता है। दूसरी तरफ टोकिटो का कासुगाई क्रो बाकी डीमन स्लेयर्स के कमजोर होने का मजाक उड़ा रहा होता है। ये बात किसी भी डीमन स्लेयर को पसंद नहीं आती। इसके बाद तांजीरो की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। ट्रेनिंग शुरू होने से पहले टोकिटो तांजीरो को कानामोरी के पास लेकर जाता है। कानामोरी पहले से ही टोकिटो के घर पर होता है। टोकिटो तांजीरो को अपनी एक तलवार देता है और उसे तलवार के साथ थोड़ा दूर जाने के लिए कहता है। इसके बाद टोकिटो एक पेपर का प्लेन बनाकर तलवार की तरफ फेंकता है। हम देखते हैं कि टोकिटो की तलवार इतनी ज्यादा शार्प होती है कि इससे पेपर का प्लेन दो हिस्सों में कट जाता है। ये देखकर तांजीरो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। टोकिटो तांजीरो को बताता है कि मैंने कानामोरी को इसीलिए अपने घर पर रहने के लिए बुला लिया जिससे वो मेरी तलवार को हमेशा एकदम शार्प रख सके और मैं हमेशा लड़ाई के लिए रेडी रहूं। मैंने मास्टर से इसके लिए रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने मेरी बात मान ली और मेरे लिए ये स्पेशल रूम भी बनवा दिया। आगे टोकिटो थोड़ा उदास होते हुए कहता है, काश मास्टर इस पर फोकस करने की बजाय अपनी हेल्थ पर फोकस करते तो ज्यादा अच्छा होता। वो हमारा बहुत ध्यान रखते हैं, इसीलिए हमें उनके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। अगले सीन में फिर से टोकिटो डीमन स्लेयर्स के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। टोकिटो कहता है कि तुम्हें कभी भी इमोशनल होकर नहीं लड़ना चाहिए और हमेशा सावधान रहना चाहिए। चाहे तुम 10 में से 9 बार क्यों ना जीत जाओ, पर एक हार तुम्हारी जान ले सकती है। तुम्हें अपनी मूवमेंट्स को शार्प करना होगा जिससे तुम आगे सरवाइव कर पाओ। इसके बाद टोकिटो आज के लिए अपनी ट्रेनिंग एंड कर देता है और वहां से चले जाता है। टोकिटो के जाने के बाद सभी डीमन स्लेयर्स तांजीरो के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें टोकिटो से बात करनी चाहिए जिससे वो अपनी ट्रेनिंग थोड़ी सी सॉफ्ट कर दे। अगर उसकी ट्रेनिंग ऐसी ही चलती रही तो डीमन से लड़े बिना ही हम लोग यहीं मर जाएंगे। इस पर तांजीरो उन्हें समझाता है, तुम लोगों को ये भी समझना चाहिए कि ये ट्रेनिंग तुम लोगों से ज्यादा टोकिटो के लिए मुश्किल है क्योंकि वो बिना रुके तुम सबको लगातार ट्रेनिंग दे रहा है। ये सुनकर बाकी के डीमन स्लेयर्स चुप रह जाते हैं। ट्रेनिंग के बाद जब तांजीरो मुंह धो रहा होता है तो एक डीमन स्लेयर तांजीरो से कहता है, कम से कम टोकिटो हम लोगों से थोड़ा ठीक से बात तो कर सकता है। इस पर तांजीरो कहता है, मुझे लगता है कि टोकिटो पहले के कंपैरिजन में अब थोड़ा ठीक से बात कर रहा है। ये सुनकर डीमन स्लेयर्स चौंक जाते हैं। आगे तांजीरो को टोकिटो बाहर जाते हुए दिखाई देता है। इस पर तांजीरो सोचता है कि आखिर शाम के समय टोकिटो कहाँ जा रहा है। बाकी के डीमन स्लेयर्स तांजीरो को बताते हैं कि डेली टोकिटो इसी समय कहीं तो बाहर जाता है। इसके बाद रात हो जाती है। रात होते ही पूरे विलेज में बहुत सारे डीमंस की आंखें इधर उधर घूम रही होती हैं जिन्हें एक डीमन कंट्रोल कर रही होती है।
ये डीमन कोई और नहीं, वही डीमन होती है जो हमें मुजान के इन्फिनिटी कैसल में दिखाई गई थी और जिसके हाथ में एक मीवा भी था। हमें पता चलता है कि ये डीमन स्लेयर टोकिटो पर और पूरे विलेज पर नजर रखे हुए होती है। अगले सीन में हम विंड हाशिरा सानेमी और सरपेंट हाशिरा ओबे नाई पर शिफ्ट होते हैं। दोनों लोग आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर टोकिटो आ जाता है। टोकिटो उनसे कहता है कि ये तो गलत बात है, तुम लोग बस आपस में ट्रेनिंग कर रहे हो, मुझे भी इसमें हिस्सा लेना है। इस पर सानेमी कहता है, क्या तुम डीमन स्लेयर्स को ट्रेनिंग देते हुए थकते नहीं हो? तुम डेली यहाँ पर आ जाते हो। इस पर टोकिटो कहता है, वो तो बच्चों का काम है, वो ट्रेनिंग मेरे लिए कुछ भी नहीं है। इस पर सानेमी कहता है, तुम बात तो सही कह रहे हो, हमारे लिए असली हाशिरा ट्रेनिंग तो यही है। ओबेनाई टोकिटो से कहता है, तुम्हें रिस्पेक्ट देने के लिए हम दोनों तुमसे एक साथ लड़ेंगे। इसके बाद ओबेनाई और सानेमी दोनों मिलकर टोकिटो पर हमला करते हैं, लेकिन टोकिटो की स्पीड दोनों लोगों पर भारी पड़ती है। थोड़ी देर ट्रेनिंग करने के बाद सभी लोग ब्रेक ले लेते हैं। सानेमी कहता है कि इस ट्रेनिंग में मजा आ जाता है, अगर हम में से कोई भी एक सेकंड के लिए भी अपना ध्यान लड़ाई पर से हटा ले तो उसे काफी चोट लग सकती थी। इस पर ओबेनाई कहता है, ऐसी ट्रेनिंग करने का यही तो मजा है। सानेमी कहता है, दिन में डीमन स्लेयर्स के साथ ट्रेनिंग करो और शाम को तुम्हारे साथ करो, ये एकदम बढ़िया स्केड्यूल है। इसके बाद सानेमी टोकिटो से उसकी ट्रेनिंग के बारे में पूछता है। टोकिटो बताता है कि आज तांजीरो ने ज्वाइन किया है, उसके घाव अब भर रहे हैं। ओबेनाई, जब तक तांजीरो तुम्हारी ट्रेनिंग तक पहुंचेगा तब तक वो पूरी तरह से हील हो चुका होगा। इस पर ओबेनाई कहता है, ठीक है, फिर मुझे खुद को रोकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सानेमी भी कहता है, भले ही तांजीरो थोड़ा स्ट्रांग हो गया हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो एक हाशिरा की बराबरी कर सकता है। ये सुनकर टोकिटो मुस्कुराने लगता है। इसके बाद अगले दिन फिर से टोकिटो डीमन स्लेयर्स को ट्रेन कर रहा होता है। हर दिन के जैसे आज भी बाकी के डीमन स्लेयर्स टोकिटो के सामने टिक नहीं पा रहे होते हैं। टोकिटो सोचता है, डीमन स्लेयर्स खुद को बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश नहीं कर रहे हैं, इसीलिए टोकिटो उन्हें एक असली तलवारों के साथ ट्रेनिंग करने के लिए कहता है। टोकिटो एक डीमन स्लेयर को खुद से लड़ने के लिए बुलाता है। टोकिटो के हाथ में अब असली तलवार को देखकर उस डीमन स्लेयर की बुरी तरह से फट चुकी होती है। जब डीमन स्लेयर्स टोकिटो के सामने लकड़ी की तलवार से लड़ रहे थे तब उन्हें चोट लग रही थी। अगर असली की तलवार से लड़ेंगे तो क्या होगा, ये सोचकर वो डीमन स्लेयर हार मान लेता है। टोकिटो उसके पास जाता है और कहता है, तुमने इस बार मेरे ऊपर बिना सोचे समझे हमला नहीं किया, इसका मतलब धीरे धीरे तुम लोग समझ रहे हो, ये एक ग्रोथ है। वो डीमन स्लेयर रोने लगता है और कहता है, मुझे नहीं पता कि एक असली लड़ाई कैसी होती है, पर जब तुम डेली रात को वापस आते हो तो तुम्हारे कपड़ों के नीचे बहुत सारे चोट के निशान होते हैं। मैंने तुम्हें सुबह उन्हें धोते हुए देखा है, इसीलिए हम लोग भी बेहतर होने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर टोकिटो कहता है, मुझे पता है कि तुम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हो, पर इसका मतलब ये नहीं तुम जीत सकते हो। मैं नहीं चाहता तुम लोग किसी भी डीमन का शिकार बनो, मैं चाहता हूँ कि जितना हो सके तुम लोग उतना जियो। टोकिटो की बात सुनकर तांजीरो बहुत खुश हो जाता है। कुछ दिनों की ट्रेनिंग के बाद तांजीरो की स्पीड बढ़ जाती है। टोकिटो उसे बताता है कि अगर तुम अपने शोल्डर्स को थोड़ा फ्री रखोगे तो तुम्हारा स्टेमिना बचा रहेगा। तांजीरो की प्रोग्रेस को देखकर टोकिटो चौंक जाता है और खुश होता है। इसके बाद टोकिटो तांजीरो को नेक्स्ट हाशिरा ट्रेनिंग पर जाने की परमिशन दे देता है। ये सुनकर तांजीरो बहुत खुश हो जाता है। हमें पता चलता है कि तांजीरो केवल 5 दिन तक ही टोकिटो के साथ ट्रेनिंग करता है, जबकि बाकी के डीमन स्लेयर्स टोकिटो के साथ ट्रेनिंग करते हुए 2 वीक से भी ज्यादा हो जाते हैं। जब बाकी के डीमन स्लेयर्स जाने की परमिशन मांगते हैं तो टोकिटो उन्हें डराते हुए सीधा मना कर देता है और साथ ही में उन्हें और ट्रेनिंग करने के लिए बोलता है। तांजीरो अभी भी टोकिटो के साथ और ट्रेनिंग करना चाहता है, इसीलिए तांजीरो टोकिटो को पेपर प्लेन के कंपटीशन लड़ने के लिए चैलेंज करता है। अचानक इस चीज को देखकर टोकिटो पूछता है, तुम्हें ये आइडिया कहाँ से आया? हमें पता चलता है कि तांजीरो ने कानामोरी से टोकिटो की हॉबीज के बारे में पूछा था। तब कानामोरी उसे बताता है कि टोकिटो को पेपर प्लेन बहुत ज्यादा पसंद है। तांजीरो टोकिटो से कहता है कि अगर इस कंपटीशन में मैं जीत जाता हूं तो तुम बाकी के डीमन स्लेयर से थोड़ा अच्छे से बात करोगे। इस पर टोकिटो हाँ कर देता है। तांजीरो की सिफारिश सुनकर सभी डीमन स्लेयर्स खुश हो जाते हैं। इसके बाद टोकिटो और तांजीरो पेपर प्लेन का कंपटीशन शुरू करता है। टोकिटो तांजीरो से कहता है कि अगर 10 में से एक बार भी तुम्हारा पेपर प्लेन मेरे पेपर प्लेन से ज्यादा देर तक उड़ता रहा तो तुम जीत जाओगे। इस पर तांजीरो कहता है, क्या सही में? इस पर टोकिटो कहता है, तुम मुझे एक भी बार नहीं हरा पाओगे। आगे कंपटीशन शुरू होता है और टोकिटो बड़ी ही आसानी से तांजीरो को 10 में से 10 बार हरा देता है। ये देखकर तांजीरो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है।
हम देखते हैं कि टोकिटो और तांजीरो को देखकर बाकी के डीमन स्लेयर्स टोकिटो को पेपर प्लेन कंपटीशन के लिए चैलेंज करते हैं। इससे टोकिटो और बाकी के डीमन स्लेयर्स आपस में घुल मिल जाते हैं। तांजीरो आखिरी बार टोकिटो को चैलेंज करता है, पर तांजीरो का प्लेन टोकिटो का कासुगाई क्रो फाड़ देता है, जिसके बाद टोकिटो और तांजीरो का कासुगाई क्रो आपस में लड़ने लग जाते हैं। आगे आखिरी बार सभी डीमन स्लेयर्स तांजीरो और टोकिटो अपने पेपर प्लेन हवा में छोड़ देते हैं। हम देखते हैं कि सभी का पेपर प्लेन हवा में दूर तक उड़ता जाता है। ये देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। अगले सीन में तांजीरो अगली हाशिरा ट्रेनिंग पर जाने से पहले टोकिटो से बात करता है। तांजीरो टोकिटो को बताता है कि नेजुको सूरज की रोशनी में निकल सकती है, इसीलिए मुजान अब नेजुको के पीछे है, पर आजकल डीमंस के हमले कम हो गए हैं, जरूर कुछ बड़ा होने वाला है। टोकिटो कहता है इसीलिए हमने ये हाशिरा ट्रेनिंग रखी है, जिससे सभी लोग स्ट्रांग बन सके। तांजीरो कहता है मुझे नेजुको की चिंता हो रही है, पर मैं उसे अपने मिशन के दौरान लेकर नहीं घूम सकता हूँ। इससे मुजान के लिए नेजुको को पकड़ना और ज्यादा आसान हो जाएगा। इस पर टोकिटो कहता है इससे डीमंस भी एक साथ मिलकर हमला करेंगे और हो सकता है कि मुजान भी छुपकर हमला करे। इसके बाद तांजीरो टोकिटो को प्रॉमिस करता है कि वो और ज्यादा ट्रेनिंग करके स्ट्रांग बनेगा, जिससे वो नेजुको को बचा सके। टोकिटो कहता है तुम बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हो। इस पर तांजीरो कहता है मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस समय कोई एक ऐसा इंसान है जो नेजुको की रक्षा कर रहा है, जिस पर मैं पूरा विश्वास करता हूँ। हमें दिखाया जाता है कि साकोंजी उरोकोडाकी खुद नेजुको की देखभाल कर रहे होते हैं। लास्ट में टोकिटो तांजीरो से कहता है चलो मिलकर मुजान को हराते हैं। एपिसोड के एंड में तांजीरो मित्सुरी के पास ट्रेनिंग करने के लिए पहुंच जाता है। तांजीरो को मित्सुरी के घर से शहद की स्मेल आ रही होती है। मित्सुरी उसे बताती है कि उसने बीज को पालना चालू किया है, जिससे वो अपने पैनकेक के ऊपर शहद डालकर खा सके। आगे मित्सुरी तांजीरो को अपने साथ अपने घर के अंदर ले जाती है, जहां पर मित्सुरी तांजीरो को अपने हाथों से पैनकेक खिलाती है। पैनकेक खाकर तांजीरो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद मित्सुरी तांजीरो को बेली डांसिंग की ड्रेस पहनने बोलती है। हम देखते हैं कि जितने भी डीमन स्लेयर मित्सुरी के पास ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, सभी ने बेली डांसिंग की ड्रेस पहनी हुई होती है। उस ड्रेस को पहनकर सभी डीमन स्लेयर्स को बहुत शर्म आ रही होती है। मित्सुरी सभी को शुरुआत में डांसिंग प्रैक्टिस करवाती है, फिर सभी को प्रॉपर स्ट्रेचिंग करने के लिए कहती है। मित्सुरी एक डीमन स्लेयर की स्ट्रेचिंग में हेल्प भी करती है, जिसमें उस बेचारे डीमन स्लेयर की जान निकल जाती है। ये देखकर सभी डीमन स्लेयर डर जाते हैं। अगली बारी तांजीरो की होती है। मित्सुरी सेम स्ट्रेचिंग तांजीरो के साथ भी करती है, जिसमें तांजीरो के भी चीखें बाहर आ जाती हैं। अगले सीन में तांजीरो मित्सुरी की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद ओबेनाई के पास पहुंचता है, जहां पर ओबेनाई पहले से ही तांजीरो का वेट कर रहा होता है। ओबेनाई तांजीरो पर पहले ही भड़का हुआ होता है, क्योंकि ओबेनाई को तांजीरो के आने से पहले मित्सुरी का एक लेटर मिलता है, जिसमें मित्सुरी ओबेनाई को बताती है कि उसे तांजीरो के साथ ट्रेनिंग करके बहुत मजा आया। ऊपर से तांजीरो बहुत ही ज्यादा क्यूट है। ओबेनाई मित्सुरी को पसंद करता है, पर तांजीरो को मित्सुरी के साथ मजे करते हुआ दिखकर ओबेनाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता है। ओबेनाई तांजीरो से कहता है मैं मित्सुरी की तरह तुम्हारे साथ मजे करने नहीं आया हूँ, तुम्हारी ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा हार्ड होने वाली है। ये सुनकर तांजीरो थोड़ा नर्वस हो जाता है। आगे ओबेनाई तांजीरो को उसकी ट्रेनिंग के बारे में बताता है। हम देखते हैं कि ओबेनाई ने पहले से ही बहुत सारे डीमन स्लेयर्स को बांध कर रखा होता है। वो तांजीरो से कहता है तुम्हें इन डीमन स्लेयर्स को बचाते हुए अपनी तलवार चलानी है, जिससे तुम अपनी स्वॉर्ड स्किल्स को अच्छा कर सको। तांजीरो उन बंधे हुए डीमन स्लेयर्स के बारे में पूछता है कि इन्होंने क्या किया है, कोई क्राइम व्राइम तो नहीं किया। इस पर ओबेनाई तांजीरो को डराते हुए कहता है ये लोग कमजोर हैं, यही इनका सबसे बड़ा क्राइम है, इन्होंने मेरा टाइम वेस्ट किया है। ओबेनाई की बात सुनकर तांजीरो थोड़ा डर जाता है। इसके बाद तांजीरो की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। ओबेनाई तांजीरो को एक लकड़ी की तलवार देता है और सबसे पहले उसे प्रैक्टिस करके दिखाता है। हम देखते हैं कि ओबेनाई बंधे हुए डीमन स्लेयर्स के बीच से अपनी तलवार तेजी के साथ निकालता है। ये देखकर तांजीरो चौंक जाता है। अगली बारी तांजीरो की होती है। बंधे हुए डीमन स्लेयर्स की बहुत ही ज्यादा फट रही होती है कि कहीं तांजीरो उन्हें तलवार से न मार डाले। आगे तांजीरो हिम्मत करके अपनी तलवार को बड़े ही ध्यान से डीमन स्लेयर्स के बीच से निकालता है। तांजीरो को इतना ज्यादा ध्यान से तलवार चलाता हुआ देखकर ओबेनाई तांजीरो पर गुस्सा होने लगता है। इसके बाद ओबेनाई तांजीरो को खुद के साथ लड़ने के लिए कहता है।
तांजीरो ओबेनाई से लड़ते हुए बंधे हुए डीमन स्लेयर्स के बीच से मारने में हेजिटेट करता है, जिसकी वजह से ओबेनाई बार बार तांजीरो को मार रहा होता है। तांजीरो सोचता है ऐसे ट्रेनिंग करना बहुत ही ज्यादा कठिन है, मुझे ओबेनाई से लड़ते हुए इन डीमन स्लेयर्स की चिंता करनी छोड़नी होगी वरना ये मुझे पेड़ डालेगा। ओबेनाई की स्वॉर्ड स्किल्स मुझसे बहुत ज्यादा अच्छी हैं। उसके अलावा ओबेनाई की तलवार एक सांप की तरह मुड़ भी जा रही है। हम देखते हैं कि ओबेनाई भी एक लकड़ी की तलवार यूज कर रहा होता है और वो तलवार भी एक असली तलवार के जैसे मुड़ रही होती है। ये देखकर तांजीरो हैरान हो जाता है। तांजीरो सोचता है ओबेनाई की तलवार एक सांप के जैसे किसी भी छोटे गैप से भी निकल सकती है। ऊपर से जब मैं ओबेनाई पर हमला करने की सोचता हूँ तो ये बेचारे डीमन स्लेयर मुझे बार बार हमला करने से रोक रहे हैं। इससे मैं और ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। दूसरी तरफ ओबेनाई बार बार तांजीरो को अपनी तलवार से मार रहा होता है। तांजीरो सोचता है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं इतनी ज्यादा टेंशन में लड़ रहा हूँ। अगर मैंने तलवार एकदम सही से नहीं चलाई तो बेचारे डीमन स्लेयर्स को चोट लग जाएगी। अगले सीन में ट्रेनिंग खत्म हो जाती है। तांजीरो अभी भी प्रैक्टिस कर रहा होता है। तांजीरो को देखकर दूसरे डीमन स्लेयर्स भी प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। शाम को सभी लोग थक जाते हैं। सभी डीमन स्लेयर्स को कहीं ना कहीं चोट लगी होती है। जैसे ही वो नहाने जाते हैं तो हम देखते हैं कि उन्हें नमक मिला हुआ पानी मिलता है। ये देखकर सभी डर जाते हैं और हिम्मत करके पानी में कूद जाते हैं। जैसे ही नमक उनके घाव पर लगता है तो वो चिल्लाने लगते हैं, आए मर गया, अरे अम्मा। अगले दिन ट्रेनिंग फिर से शुरू हो जाती है। अगले 2-3 दिन ऐसी ही ट्रेनिंग चलती रहती है। तांजीरो अभी भी ओबेनाई से लड़ने का तरीका नहीं निकाल पाता। तांजीरो सोचता है मुझे केवल ओबेनाई पर ध्यान देना चाहिए, बाकी के डीमन स्लेयर्स में नहीं। अगर असली लड़ाई में मेरी तलवार किसी पत्थर या पेड़ से अटक गई तो ये बहुत ही ज्यादा घातक साबित हो सकता है। इसलिए मुझे पेड़ पौधों और पत्थर से बचकर लड़ना होगा। यहाँ पर पेड़ पौधे और पत्थर ये बंधे हुए डीमन स्लेयर्स हैं। ये सेम एक जंगल में लड़ने जैसा है। इसके बाद तांजीरो अपने चारों ओर एक जंगल को इमेजिन करके ओबेनाई से लड़ने लगता है। अब तांजीरो ओबेनाई के हमलों को अच्छे से देख पाता है और उन्हें काउंटर भी कर पा रहा होता है। तांजीरो ओबेनाई से लड़ते हुए हमला करता है और ओबेनाई की ड्रेस को पीछे से फाड़ डालता है, जिसके बाद ओबेनाई तांजीरो को अगली हाशिरा ट्रेनिंग पर जाने की परमिशन दे देता है। जाते वक्त ओबेनाई तांजीरो से कहता है चल निकल यहाँ से, अगली बार अगर तुम मित्सुरी के पास भी दिखाई दिया तो मैं तुझे जिंदा काट डालूंगा। ओबेनाई के साथ 4 दिन ट्रेनिंग के बाद तांजीरो अगली हाशिरा ट्रेनिंग के लिए निकल जाता है। अगली ट्रेनिंग तांजीरो के विंड हाशिरा सानेमी के साथ होती है। तांजीरो सानेमी के पास जा रहा होता है, तभी अचानक से वहां पर जेनित्सु आ जाता है जो तांजीरो से उसे बचाने के लिए कहता है भाई भाई बचा ले भाई, ये भाई बचा। अचानक से जेनित्सु को देखकर तांजीरो डर जाता है। जेनित्सु तांजीरो को बताता है कि ट्रेनिंग की वजह से भाई मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ और बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ तक रैंक कर आया हूँ भाई। जेनित्सु और कुछ बोल पाता तभी वहां पर सानेमी भी आ जाता है। सानेमी जेनित्सु से कहता है कि चुपचाप ट्रेनिंग पर वापस चल या फिर मेरे हाथों मारा जा। ये सुनकर जेनित्सु और ज्यादा डर जाता है। इसके बाद सानेमी जेनित्सु को मारकर बेहोश कर देता है और तांजीरो से उसे उठाकर ट्रेनिंग पर जाने के लिए कहता है। तांजीरो रास्ते में सानेमी से कहता है कि आपका शुक्रिया, मैं आपकी ट्रेनिंग के लिए एकदम रेडी हूँ। इस पर सानेमी कहता है ज्यादा मत उछल, ये तो मास्टर का ऑर्डर है, इसीलिए मैं तुम्हें ट्रेन कर रहा हूँ, वरना मैं तुम जैसों को मुंह भी नहीं लगाता। इस पर तांजीरो कहता है सही बात है, मुझे भी ट्रेनिंग करनी है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मैं अभी तक नहीं भूला हूँ कि तुमने नेजुको को तलवार से मारा था। ये सुनकर सानेमी भी हैरान हो जाता है। आगे सानेमी की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। सानेमी की ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा कठिन होती है। सभी डीमन स्लेयर्स अपनी पूरी ताकत के साथ सानेमी पर हमला करते हैं और सानेमी बड़ी ही आसानी से उन सबको कूट देता है, जिसकी वजह से कुछ लोग तो बेहोश भी हो जाते हैं। तांजीरो सोचता है सानेमी से बढ़िया तो ओबेनाई था, कम से कम वो बीच में ब्रेक तो दे रहा था। अब जब जेनित्सु को होश आया है तो वो मुझे ब्लेम करेगा कि मैं उसे यहाँ वापस लेकर आया हूँ। ऊपर से सानेमी जानबूझकर मुझ पर और ज्यादा गुस्सा निकाल रहा है। अगर मैंने थोड़ा भी ध्यान नहीं रखा तो मैं बहुत ज्यादा घायल हो जाऊंगा और फिर से बेड पर पहुंच जाऊंगा। जैसे तैसे करके पहले दिन ट्रेनिंग का खत्म हो जाता है। ट्रेनिंग के बाद तांजीरो अपने रूम की तरफ जा रहा होता है। तांजीरो की पूरी बॉडी पर बहुत सारे चोट के निशान लगे हुए होते हैं। तभी तांजीरो को गेन्या की आवाज सुनाई देती है। तांजीरो गेन्या की आवाज फॉलो करते हुए उसके पास पहुंच जाता है और छिपकर उसकी बात सुनने लगता है। हम देखते हैं कि गेन्या अपने बड़े भाई सानेमी से बात कर रहा होता है, पर सानेमी उसे बात करने से इनकार कर देता है और कहता है मेरा कोई छोटा भाई नहीं है, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा।
करूंगा। सानेमी की बात सुनकर गेन्या डर जाता है। तांजिरो सोचता है इन दोनों के बीच जो भी चल रहा है वो मेरी फैमिली से तो बहुत ही अलग है, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। आगे सानेमी गेन्या से कहता है कि जितना मैं देख पा रहा हूँ तुम्हारे अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है, चुपचाप डीमन स्लेयर कॉर्प छोड़ दो। जो आदमी ब्रीदिंग टेक्निक यूज नहीं कर सकता है उसे खुद को स्वॉर्डमैन कहने का कोई हक नहीं है। गेन्या चुपचाप सुनता रहता है। इसके बाद सानेमी वहाँ से जाने लगता है। गेन्या कहता है मैं तुमसे हमेशा ही माफी मांगना चाहता था, मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए एक डीमंस को भी खाना शुरू कर दिया है। जैसे ही सानेमी ये बात सुनता है वो और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और तेजी के साथ गेन्या की आंखों पर हमला करता है, पर तांजिरो सही समय पर आकर गेन्या को बचा लेता है। हम देखते हैं कि बाकी के डीमन स्लेयर बाहर बैठकर आराम कर रहे होते हैं। तभी तांजिरो और गेन्या दोनों बाहर आकर गिरते हैं। जेनित्सु सभी डीमन स्लेयर से कहता है कि सानेमी वापस आ रहा है, चलो चलो फिर से बेहोश होने की एक्टिंग करते हैं वरना ये दरिंदा अपन को पेल देगा। इसके बाद सभी डीमन स्लेयर्स बेहोश होने की एक्टिंग करने लगते हैं। जेनित्सु छुप कर देखता है कि ये तो तांजिरो है जो सानेमी से लड़ने वाला है। ये देखकर जेनित्सु के पसीने छूट जाते हैं। तांजिरो सानेमी से कहता है आखिर तुम गेन्या को क्यों मारना चाहते हो? इस पर सानेमी कहता है बिल्कुल नहीं, ये डीमन स्लेयर कॉर्प के रूल्स के खिलाफ है। मैं गेन्या को ऐसे मारूंगा कि वो कभी रिकवरी ना कर पाए, पर अगर वो डीमन स्लेयर कॉर्प छोड़ देता है तो मैं उसे माफ कर दूंगा। इस पर तांजिरो सानेमी से कहता है तुम बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते, तुमने खुद ही कहा था तुम्हारा कोई छोटा भाई नहीं है, पर तुम्हें उससे क्या करना है? चाहे उसके पास कोई टैलेंट हो या नहीं हो, ये उसका फैसला है कि वो अपनी जान को जोखिम में डालकर डीमन से लड़ना चाहता है या नहीं। अगर तुम कहते हो कि तुम उसके बड़े भाई नहीं हो तो फिर मैं तुम्हें गेन्या पर हमला करने नहीं दे सकता हूँ। तांजिरो की बात सुनकर गेन्या चौंक जाता है और कहता है तुझ में बहुत कूदा है। आगे तांजिरो कहता है गेन्या के बिना हम अपर रैंक डीमंस को हरा नहीं पाते, मैं तुम्हें उसे हर्ट नहीं करने दूंगा। तांजिरो की बात सुनकर सानेमी कहता है हो गया तुम्हारा, ठीक है तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही ठिकाने लगाता हूँ। इसके बाद सानेमी तांजिरो को एक जोरदार पंच मारता है, पर हम देखते हैं कि तांजिरो उस पंच को रोकने में कामयाब हो जाता है और पलटकर एक किक सानेमी के गर्दन पर मारता है। ये देखकर सभी डीमन स्लेयर्स चौंक जाते हैं। सानेमी कुछ देर के लिए तांजिरो को छोड़ देता है। तांजिरो जेनित्सु से गेन्या को बचाने के लिए कहता है। जेनित्सु कहता है अबे तू पागल हो गया, अपने लफड़े में मुझे क्यों खींच रहा है, मेरा नाम मत ले, अगर सानेमी ने मुझे देख लिया तो मेरा तो काम तमाम हो जाएगा। तांजिरो जेनित्सु से बात कर ही रहा होता है, तभी सानेमी तांजिरो को एक जोरदार किक मारता है। तांजिरो उससे बाल बाल बच जाता है, पर उसके कान से खून आने लगता है। सानेमी तांजिरो से कहता है ठीक है, तुम्हें मरने की इतनी जल्दी है तो चलो तुम्हें निपटा देते हैं आज। उधर जेनित्सु गेन्या को लेकर वहां से भाग रहा होता है और कहता है कि जब दो लोग आपस में बहस कर रहे हो तो एक को वहां से दूर रहना चाहिए, इसी में हमारी भलाई होती है। आगे जेनित्सु कहता है कि ये राक्षस तुम्हारा भाई है, इससे बढ़िया तो मैं अकेला ही हूँ। ये सुनकर गेन्या जेनित्सु को मुक्का मारता है और कहता है साले मेरे बड़े भाई की बेइज्जती मत कर। उधर सानेमी तांजिरो को मार रहा होता है और सभी डीमन स्लेयर्स सानेमी को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये सीन शाम तक ऐसे ही चलता रहता है। शाम को तांजिरो का कासुगाई क्रो भी तांजिरो पर गुस्सा करता है। इस इंसिडेंट के बाद तांजिरो की सानेमी के साथ ट्रेनिंग कैंसिल कर दी जाती है और तांजिरो को सानेमी से दूर रहने के लिए कहा जाता है। तांजिरो ने ये सब गेन्या के लिए किया था, पर सानेमी अभी भी गेन्या से बात नहीं करता। अगले दिन जेनित्सु और तांजिरो दोनों स्टोन हाशिरा ट्रेनिंग के लिए निकल जाते हैं। तांजिरो जेनित्सु से कहता है कि मैंने फालतू में ही पंगा लिया, आखिर सब कुछ सही चल रहा था। जेनित्सु तांजिरो से कहता है मैं तो तुम्हें देखकर हैरान हो गया, जब तुम सानेमी के साथ बराबरी पर लड़ाई कर रहे थे, ये बहुत कमाल की बात है। इसके बाद जेनित्सु गुस्सा करने लगता है कि आखिर स्टोन हाशिरा का घर इतनी दूर जंगल में क्यों है। थोड़ी दूर चलकर उन्हें एक झरना दिखाई देता है जिसमें कुछ डीमन स्लेयर्स ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और इनमें हमारा प्यारा इनोसुके भी होता है। हम देखते हैं कि झरने के सामने स्टोन हाशिरा ग्यो में आग के अंदर बैठकर ध्यान लगा रहा होता है। उसे देखकर जेनित्सु और तांजिरो दोनों की फट जाती है। गेन्या कहता है कि अगर हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लें तो ये आग भी ठंडी लगती है। ग्यो में तांजिरो और जेनित्सु से कहता है कि हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा हमारी लोअर बॉडी है, अगर हमने हमारी लोअर बॉडी को मजबूत कर लिया तो हमारे अटैक और डिफेंस दोनों बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। इसके बाद ग्यो में उन्हें ट्रेनिंग के बारे में बताता है। ग्यो में की ट्रेनिंग में सबसे पहले उन्हें एक झरने के नीचे खड़ा होना होता है, फिर 3 बड़ी लकड़ी के टुकड़ों को उठाना होता है,
और लास्ट में एक बड़े से पत्थर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है। ग्योमे की ट्रेनिंग इतनी ज्यादा कठिन होती है कि उसे सुनकर जेनित्सु बेहोश हो जाता है। इस पर ग्योमे तांजीरो को उसे पानी में डालने को कहता है। पानी इतना ज्यादा ठंडा होता है कि पानी में डालते ही जेनित्सु को होश आ जाता है और वो ठंड की वजह से कांपने लग जाता है। जेनित्सु तुरंत ही पानी से बाहर आ जाता है और अभी भी उसे सर्दी लग रही होती है। हाय मर गया, हाय हाय राम 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 राम। वो अपने पीछे देखता है कि कुछ डीमन स्लेयर्स एक बड़े से पत्थर से चिपके हुए हैं। एक डीमन स्लेयर जेनित्सु से कहता है, ओए पत्थर गर्म है, तुम इससे आकर चिपक जाओ। ये सुनते ही जेनित्सु बिजली की रफ्तार के साथ जाता है और पत्थर से चिपक जाता है। पत्थर पानी के मुकाबले गर्म होता है, जिससे जेनित्सु को थोड़ी राहत मिलती है। वो सोचता है, ये तो मुझे एकदम मेरी माँ की याद दिला रहा है, जब मेरी माँ मुझे हक करती थी। इसके बाद तांजीरो खुद हिम्मत करके पानी में जाता है। उसे वहाँ पर झरने के नीचे इनोसुके दिखाई देता है। इनोसुके झरने के नीचे खड़ा होकर एक मंत्र पढ़ रहा होता है, जिससे वो फोकस कर सके। लेवल सबके निकलेंगे, लेवल सबके निकलेंगे, लेवल सबके निकलेंगे। इनोसुके को देखकर तांजीरो को हिम्मत आ जाती है, पर तभी इनोसुके मंत्र पढ़ना बंद कर देता है। ये देखकर तांजीरो थोड़ा डर जाता है और सोचता है कि कहीं इनोसुके को कुछ हो तो नहीं गया। इसके बाद तांजीरो बिना देर किए हुए इनोसुके को पानी से बाहर निकाल लेता है और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगता है। थोड़ी ही देर में इनोसुके को होश आ जाता है। आगे तांजीरो भी झरने के नीचे खड़ा हो जाता है। तांजीरो के साथ एक और डीमन स्लेयर जिसका नाम मुराटा होता है, वो भी पानी में खड़ा होता है। वो तांजीरो को बताता है कि तुम भी लगातार मंत्र पढ़ते रहना, इससे तुम्हें फोकस करने में हेल्प मिलेगी और तुम सभी को पता चलता रहेगा कि तुम होश में हो। तांजीरो झरने के नीचे खड़ा होकर अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। 2 घंटे खड़े होने के बाद तांजीरो और मुराटा भी पत्थर के ऊपर लेटकर थोड़ी देर रेस्ट करने लगते हैं। मुराटा तांजीरो को बताता है कि तुम और इनोसुके बहुत ही स्ट्रांग हो। मुझे पूरा दिन लग गया था इस ट्रेनिंग को समझने में। मुझे यहाँ पूरे 10 दिन हो चुके हैं, तब जाकर मैं अब 2 घंटे में पानी में खड़ा हो पाता हूँ। इसके बाद मुराटा लकड़ी के टुकड़े की ट्रेनिंग पर जाने के लिए कहता है। ट्रेनिंग करने के बाद सभी लोग लंच करने के लिए बैठ जाते हैं। इनोसुके सभी को बताता है कि मैंने जितने भी डीमन स्लेयर देखे हैं, उनमें से ग्योमे सबसे अलग है। मुझे लगता है कि वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग डीमन स्लेयर है। इस पर तांजीरो भी कहता है, मैं सभी हाशिरा से मिला हूँ, पर ग्योमे सबसे अलग है। उसकी स्मेल मुझे बहुत अलग लगी। मुझे लगता है कि ग्योमे को कर्स मार्क अब तक आ चुका होगा। इस पर इनोसुके भी अग्री करता है। बाकी के डीमन स्लेयर को तांजीरो और इनोसुके की बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती कि आखिर ये लोग किस मार्क की बात कर रहे होते हैं। इसीलिए वो लोग बस मछली को खाते हुए एंजॉय कर रहे हैं। तांजीरो की बात से जेनित्सु अग्री नहीं करता और कहता है, मुझे नहीं लगता ग्योमे खुद इतना बड़ा पत्थर उठा सकता है। वो बस हम लोगों को टॉर्चर करके मजे ले रहा है। इस पर तांजीरो कहता है, ऐसा नहीं है बेटे, मैंने तो सुना है कि वो तो इससे भी बड़ा पत्थर उठा सकता है। जेनित्सु तांजीरो से कहता है, तुम तो बड़ी ही जल्दी दूसरों की बातों पर विश्वास कर लेते हो। हम बैकग्राउंड में देखते हैं कि ग्योमे एक बहुत ही बड़ा पत्थर एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा होता है। ये देखकर जेनित्सु और बाकी के डीमन स्लेयर्स के होश ही उड़ जाते हैं। तांजीरो जेनित्सु से पूछता है कि क्या मैं भी ग्योमे जितना स्ट्रांग बन सकता हूँ। इस पर जेनित्सु तुरंत ही तांजीरो को मना कर देता है और उसे मारते हुए कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? ग्योमे एकदम ही एब नॉर्मल है। कौन सा लड़का एक भालू जैसे दिखता है? ये तो खली का भी बाप है। दूसरी तरफ जेनित्सु अपना खाना खत्म करके लकड़ी के टुकड़े उठाने वाली ट्रेनिंग के लिए निकल जाता है। ये देखकर जेनित्सु कहता है, आखिर तुम लोग इतने पॉजिटिव कैसे हो सकते हो? मेरे लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। आगे जेनित्सु और तांजीरो दोनों झरने के नीचे ट्रेनिंग चालू कर देते हैं। ट्रेनिंग के बीच में अचानक से जेनित्सु डूबने लगता है। तांजीरो जेनित्सु को बड़ी मुश्किल से बचा पाता है। इसके बाद दोनों फिर से ट्रेनिंग चालू करते हैं। पूरे दिन ट्रेनिंग करने के बाद उनकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है। अगले दिन लकड़ी के टुकड़े उठाने की ट्रेनिंग होती है। तांजीरो वो ट्रेनिंग भी उसी दिन पूरी कर लेता है। इसके बाद रात हो जाती है। हम देखते हैं कि गिटार बजाने वाली डीमन पूरे गांव पर नजर रखे होती है। उसका नाम नाकी में होता है। वो मूजान को बताती है कि मैंने 60% डीमन स्लेयर्स की लोकेशन का पता लगा लिया है, पर मुझे अभी तक नेजुको के बारे में पता नहीं चला। मूजान नाकीमे की तारीफ करते हुए कहता है, मैंने इतना नहीं सोचा था तुम इतना अच्छा काम करोगी। हमें पता चलता है कि नाकीमे मूजान के इन्फिनिटी कैसल में ही बैठी होती है, पर उसकी आंखें पूरे विलेज में इधर उधर घूमकर डीमन स्लेयर्स के बारे में पता कर रही होती हैं। मूजान कहता है कि
अब बहुत जल्दी मैं नेजुको और ओबियासिकी का पता लगा लूंगा। इसके बाद अगले दिन हम फिर से तांजीरो पर शिफ्ट होते हैं। तांजीरो बड़े से पत्थर को हिलाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, पर पत्थर हिलने का नाम नहीं लेता। पत्थर को हिलाने की कोशिश में तांजीरो का पैर फिसल जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद तांजीरो देखता है कि कुछ डीमन स्लेयर्स वहां से वापस जा रहे हैं। तांजीरो के पूछने पर वो डीमन स्लेयर्स बताते हैं कि हमसे इतनी कठिन ट्रेनिंग नहीं हो पा रही, इसीलिए हम वापस जा रहे हैं। तुम हमें माफ कर देना, पर हम केवल तुम्हें सपोर्ट ही कर पाएंगे, इससे ज्यादा हमसे कुछ हो नहीं पाएगा। ये सुनकर तांजीरो ने थैंक यू बोलते हुए कहता है कि हमें डीमन से लड़ने के लिए तुम्हारा सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तुम्हारे बिना हम लोग बिना चिंता किए डीमन से नहीं लड़ सकते हैं। हम एक साथ मिलकर लड़ेंगे जिससे हम मुजान को हरा सकें। तांजीरो की बात सुनकर डीमन स्लेयर्स को सो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद तांजीरो फिर से अपनी ट्रेनिंग पर लग जाता है। अगले सीन में तांजीरो सभी के लिए खाना बनाता है। तांजीरो की कुकिंग स्किल्स को देखकर सभी लोग तांजीरो की तारीफ करने लगते हैं। मुराटा तांजीरो से कहता है कि मैंने आज एक बात नोटिस करी है कि किसी भी करंट हाशिरा के पास कोई भी स्टूडेंट क्यों नहीं है। इस पर तांजीरो कहता है, अच्छा ऐसा क्या है? बाकी के डीमन स्लेयर्स कहते हैं कि इनकी ट्रेनिंग इतनी कठिन होती है, इसीलिए सारे स्टूडेंट जरूर भाग गए होंगे। जरा जेनित्सु को ही देख लो, ग्योमे और खुद के बीच में पावर डिफरेंस का सोचकर इसका पूरा कॉन्फिडेंस टूट चुका है। हाशिरा इतनी कठिन ट्रेनिंग करते हैं कि जैसे ये तो बच्चों का खेल है। ये बात करते करते सभी लोग फिर से तांजीरो के खाने की तारीफ करने लगते हैं। इस पर तांजीरो भी कहता है कि आखिर मेरे पिता कोयले का काम करते थे, इसीलिए मुझे कुक करना बहुत अच्छे से आता है। तांजीरो सभी को राइस बॉल पका कर खिलाता है और लोग भी बड़े ही मजे के साथ खाने को एंजॉय करते हैं। सभी को खाना एंजॉय करते हुए देखकर तांजीरो को अपने घर की याद आ जाती है। खाना खाने के बाद तांजीरो फिर से ट्रेनिंग में लग जाता है। तांजीरो को पत्थर हिलाने की ट्रेनिंग करते हुए पूरे 6 दिन हो चुके होते हैं, पर तांजीरो अभी तक इसमें कामयाब नहीं होता है। तांजीरो सोचता है, मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, पर आखिर मैं क्या करूं? क्या मेरी मसल स्ट्रांग नहीं है या फिर मुझे कोई दूसरी ब्रीदिंग टेक्निक सीखनी होगी? तांजीरो ये सब सोच ही रहा होता है, तभी वहां पर गेन्या आ जाता है। गेन्या तांजीरो से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा मार्ग और भी ज्यादा डार्क हो गया है। तांजीरो गेन्या को देखकर उससे पूछता है, क्या तुम अब ठीक हो? इस पर गेन्या कहता है, ग्योमे ने मुझे सानेमे से दूर रहने के लिए कहा है, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा। वैसे तुम्हारा मार्ग पहले से डार्क हो गया है। तांजीरो को ये बात पता नहीं होती है, इसीलिए वो गेन्या की बात सुनकर खुश हो जाता है और सोचता है कि फाइनली इतनी ट्रेनिंग का फल मुझे मिल रहा है। गेन्या तांजीरो को कहता है कि मैं तुम्हें अपना मिरर दे दूंगा जिससे तुम अपने मार्ग को देख सको। ये सुनकर तांजीरो और भी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद तांजीरो गेन्या से पत्थर की ट्रेनिंग के बारे में पूछता है। गेन्या बताता है कि वो बड़े से पत्थर को मूव कर सकता है। ये सुनकर तांजीरो गेन्या से हेल्प मांगता है। गेन्या उसे रिपीटेटिव मोशन के बारे में बताता है और कहता है कि तुम ऐसा करके खुद के फोकस को मैक्स लेवल पर ले जा सकते हो। मैं नेन बुत्सु बोलता हूँ जिससे मेरा फोकस बढ़ जाता है। इस पर तांजीरो कहता है, ये तो मैंने ग्योमे को भी बात करते हुए देखा है। गेन्या हंसते हुए कहता है, ग्योमे तो नामू नामू बोलता है। तभी हमें बैकग्राउंड में ग्योमे दिखाया जाता है जो पेड़ के पीछे से इन दोनों की बात सुन रहा होता है। इसके बाद गेन्या तांजीरो को बाय बोलकर वहां से चला जाता है। गेन्या के जाते ही तांजीरो फिर से बड़े से पत्थर को हिलाने की कोशिश करता है और वो गेन्या की बात के बारे में भी सोच रहा होता है। गेन्या तांजीरो को बताता है कि तुम्हें अपने सारे सेंसेस को एक साथ खोलना होगा। ग्योमे ने मुझे बताया था कि बिना किसी ब्रीदिंग टेक्निक के भी बड़े से पत्थर को हिला सकते हैं अगर मैं रिपीटेटिव मोशन का यूज करूं। गेन्या की बात को ध्यान में रखकर तांजीरो पूरे फोकस के साथ पत्थर को हिलाने की कोशिश करता है और सोचता है कि गेन्या और ग्योमे पत्थर को हिलाते समय उन मेमोरीज को याद करते हैं जब वो बहुत ज्यादा पेन में थे या बहुत ज्यादा गुस्से में थे। ऐसा करके उनका हार्ट रेट और बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। हम देखते हैं कि तांजीरो इस बार पत्थर को हिलाने में कामयाब हो जाता है, पर इतने में ही तांजीरो के पसीने छूट जाते हैं। इसके बाद वहां पर कुछ डीमन स्लेयर्स आ जाते हैं जो तांजीरो को उनके लिए डिनर बनाने के लिए कहते हैं। वो तांजीरो से कहते हैं कि तुमने हमारे लिए जो खाना बनाया है उसके बाद हमारा कुछ और खाने का मन नहीं कर रहा है। अगली सीन में तांजीरो उनके लिए डिनर बनाने लगता है। गेन्या भी तांजीरो की हेल्प के लिए आ जाता है। गेन्या तांजीरो से पूछता है, क्या तुम रिपीटेटिव मोशन को यूज कर पाए? इस पर तांजीरो कहता है, इतनी जल्दी यूज कर पाना थोड़ा मुश्किल ही है। इस पर गेन्या कहता है, तुम्हारा मार्ग डार्क हो रहा है, इसका मतलब तुम स्ट्रांग हो गए हो, तो तुम्हें पत्थर हिला देना चाहिए था। तांजीरो कहता है, तुम्हारे और ग्योमे के पास कोई कर्स मार्क नहीं है, पर तुम तो उसके बाद भी पत्थर को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। गेन्या तांजीरो से पूछता है कि किस बात को सोचकर तुम बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हो। इस पर तांजीरो कुछ सोचने लगता है और उदास हो जाता है। गेन्या तांजीरो से माफी मांगता है और कहता है कि जरूर ये कुछ बहुत बुरा होगा,
डिनर करने के बाद तांजीरो फिर से पत्थर को हिलाने की कोशिश करने लगता है। तांजीरो सोचता है कि रिपीटेटिव मोशन का यूज करके हम कभी भी अपने फोकस को मैक्स लेवल तक ले जा सकते हैं। मेरे लिए रिपीटेटिव मोशन मेरी फैमिली को याद करना है। इसके अलावा जो रैन गोकू ने कहा था कि अपने अंदर की आग को जला कर रखो, इन दोनों को सोचकर तांजीरो पत्थर पर पूरी ताकत लगाता है। हम देखते हैं कि तांजीरो का कर्स मार्क अचानक से जलने लगता है और तांजीरो पत्थर को मूव करने में सफल हो जाता है, पर जैसे ही तांजीरो रुकता है कर्स मार्क फिर से नॉर्मल हो जाता है। तांजीरो सोचता है मुझे अपने फोकस को मेंटेन करना सीखना होगा। आगे वहाँ पर इनोसुके और जेनित्सु भी आ जाते हैं। तांजीरो को ट्रेनिंग करता हुआ देखकर इनोसुके भी मोटिवेट हो जाता है। तांजीरो पूरी रात भर रिपीटेटिव मोशन को याद करके पत्थर को हिलाने की कोशिश करता है। फाइनली सुबह होते होते तांजीरो उसे मास्टर कर लेता है, जिसके बाद तांजीरो पत्थर को मूव करने में सफल हो जाता है। तांजीरो को देखकर इनोसुके और जेनित्सु चौंक जाते हैं। जेनित्सु तो तांजीरो को मॉन्स्टर तक कहने लगता है। एपिसोड के एंड में हम मुजान पर शिफ्ट होते हैं। मुजान कहता है आखिर ओवियास्की करना क्या चाहता है, आखिर ओवियास्की दिखता कैसा है। तांजीरो को देखकर इनोसुके में भी हिम्मत आ जाती है। इसके तो लेवल निकल गए और वो भी पत्थर पर पूरा दम लगाता है। लेवल सबके निकलेंगे, लेवल सबके निकलेंगे। जिसके बाद इनोसुके भी पत्थर को मूव करने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद केवल जेनित्सु ही बचता है जिसका अभी तक लेवल नहीं निकला। इसके बाद केवल जेनित्सु ही बचा होता है। जेनित्सु अभी भी डरा होता है। तभी उसके पास उसकी कासुगाई चिड़िया आ जाती है, जो जेनित्सु के लिए एक लेटर लाई होती है। दूसरी तरफ तांजीरो पत्थर को खींचते खींचते बहुत ज्यादा थक चुका होता है और उसने पूरी रात भर पानी भी नहीं पिया होता है। डिहाइड्रेशन की वजह से तांजीरो को ऐसा लगता है कि वो मरने वाला है। जिसके बाद वो जेनित्सु, इनोसुके और मुराटा को याद करने लग जाता है। काश कोई आकर मुझे बचा ले और पानी पिला दे, 2 बूंद जिंदगी की। तभी वहाँ पर गियोमे आ जाता है और तांजीरो के ऊपर पानी डालने लगता है। गियोमे को देखकर तांजीरो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। गियोमे तांजीरो को पानी पिलाते हुए कहता है तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो गई है, मैं तुम्हारी ताकत को एक्नॉलेज करता हूँ। साथ ही में तुमने स्वॉर्ड स्मिथ विलेज में अपनी डीमन बहन की चिंता किए हुए बिना वहाँ के लोगों की जान बचाई थी, इसीलिए मैं तुम्हारे प्रयासों की प्रशंसा करता हूँ। इस पर तांजीरो गियोमे से कहता है जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है, ये मेरा नहीं बल्कि नेजुको का डिसीजन था। मैं उस समय डिसीजन नहीं ले पाया था, जिसकी वजह से गाँव वाले मरने के बहुत करीब थे, इसीलिए आपको मेरी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। तांजीरो की बात सुनकर गियोमे बच्चों के बारे में सोचता है और कहता है बच्चे बहुत ही ज्यादा प्योर और वीक होते हैं। वो भले ही झूठ बोलते हो पर उनके अंदर कोई भी स्वार्थ नहीं होता है। तांजीरो की सच्चाई को देखकर गियोमे सोचता है तांजीरो सही में दूसरों से अलग है। आगे तांजीरो कहता है मैं हमेशा सही रास्ते पर रहना चाहता हूँ, जिसमें कोई न कोई मेरी हेल्प जरूर करता है। उस समय मेरी हेल्प नेजुको ने की थी, इसीलिए आप मुझ पर इतनी जल्दी विश्वास मत करो। इसके बाद तांजीरो ट्रेनिंग और पानी के लिए गियोमे को शुक्रिया कहता है। तांजीरो की बात सुनकर गियोमे सोचता है चाहे कोई भी कुछ कहे मैं तुम पर पूरा विश्वास करता हूँ। इसके बाद गियोमे तांजीरो को अपनी स्टोरी सुनाने लगता है। हमें बताया जाता है कि गियोमे एक टेंपल में अनाथ बच्चों की देखभाल किया करता था। एक दिन गियोमे सभी के लिए फिश लेकर आता है। वहाँ पर एक छोटी लड़की होती है जिसका नाम सायो होता है। सायो गियोमे को अपनी फिश देते हुए कहती है आप हम सभी का बहुत ख्याल रखते हैं, जिसकी वजह से आप पतले हो गए हैं, इसीलिए आपको ये फिश खाने की ज्यादा जरूरत है। गियोमे सायो को समझाते हुए कहता है मैंने कड़ी ट्रेनिंग की है जिससे मुझ पर भूख का कोई असर नहीं होता है, इसीलिए इस फिश को तुम ही खा लो। इसके बाद सभी लोग खुशी खुशी खाने लगते हैं। गियोमे सभी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है और सभी लोग एक फैमिली की तरह रह रहे होते हैं। पर एक रात को उन्हीं में से एक बच्चा टेंपल पहुंचने में लेट हो जाता है और उसे डीमन पकड़ लेता है। वो बच्चा खुद की जान बचाने के लिए उस डीमन को बाकी लोगों का पता बता देता है। गियोमे टेंपल को डीमन से बचाने के लिए टेंपल के चारों ओर विस्टेरिया के फूलों से बनी अगरबत्ती जलाता है, पर वो बच्चा सारी अगरबत्ती बुझा देता है और डीमन को टेंपल के अंदर लेकर आ जाता है। डीमन घुसते ही 4 बच्चों को तुरंत मार देता है। बाकी के बचे हुए 4 बच्चों में से 3 बच्चे गियोमे की बात नहीं मानते हैं और वहाँ से खुद ही भागने लगते हैं, जिसके बाद डीमन उन्हें भी मार देता है। गियोमे तांजीरो से कहता है उस समय हमारे पास भरपेट खाना नहीं था, जिसकी वजह से मैं बहुत पतला और कमजोर था।
अब एक अंधा इंसान क्या ही कर सकता है। यही सोचकर बाकी के बच्चों ने मेरी नहीं सुनी, पर वहाँ पर केवल एक छोटी बच्ची थी, सायो, जिसने मेरी बात सुनी थी। उस बच्ची को बचाने के लिए मैंने डीमन से लड़ाई करी। डीमन के वजह से ही ग्योमे के माथे पर चोट का निशान बन जाता है, पर ग्योमे अपनी पूरी पावर के साथ उस डीमन पर हमला करता है और उसे बुरी तरह मार देता है। ग्योमे ने पहली बार किसी लिविंग क्रिएचर को मारा था, जिसको सोचकर ग्योमे आज भी कांप जाता है। ग्योमे को उस दिन खुद की असली पावर का एहसास होता है। ग्योमे लगातार डीमन के सर पर मारता रहता है जब तक दिन नहीं हो जाता। ग्योमे अपनी पूरी पावर का यूज करके सायो को बचा लेता है, पर साथ में बहुत कुछ खो भी देता है। बाद में गांव वाले वहां पर पहुंच जाते हैं और सायो से पूछते हैं कि क्या हुआ। सायो इतनी ज्यादा डरी हुई होती है कि वो ग्योमे को मॉन्स्टर बताने लगती है और सभी से कहती है कि ग्योमे ने ही सभी को मारा है। ग्योमे तांजीरो से कहता है, आखिर सायो केवल 4 साल की बच्ची ही तो थी, मैं उसे ब्लेम नहीं कर सकता हूँ, पर मैं चाहता था कि सायो उसे बचाने के लिए मेरी तारीफ करे और मुझसे धन्यवाद कहे। सायो अगर सच बोल देती तो मैं बच सकता था, पर बच्चे केवल अपने ही बारे में सोचते हैं। डीमन की बॉडी राख बनकर उड़ चुकी थी, वहाँ पर केवल बच्चों की लाशें पड़ी हुई थी। इसके बाद मुझे जेल में डाल दिया गया। अगर वहाँ पर मास्टर उबयाशी नहीं आते तो शायद मैं आज यहाँ नहीं खड़ा होता। उसके बाद से मैंने सभी लोगों पर विश्वास करना छोड़ दिया। जब मुसीबत का समय आता है तो लोगों के असली रंग दिखते हैं, वो तुम्हें छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं, पर तुम नहीं भागे और तुमने डीमंस का सामना किया, ना ही तुमने झूठ बोला। ये चीज भले ही तुम्हें छोटी और सिंपल लग रही हो, पर बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो हर सिचुएशन में ऐसा कर पाते हैं। मैंने अपनी इन आंखों से बहुत सारे लोगों को देखा है, इसीलिए मैं बता सकता हूँ कि तुम बहुत खास हो। इसके बाद ग्योमे अपने हाथों को जोड़ते हुए कहता है कि हम सबके फ्यूचर के बारे में अलग अलग ख्याल है। अब से मैं भी सही रास्ते पर चलने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। ग्योमे की बात सुनकर तांजीरो भी रोने लग जाता है और कहता है कि मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ग्योमे तांजीरो के सर पर हाथ फेरने लगता है जैसे वो सायो के सर पर हाथ फेरता था। इसके बाद तांजीरो की ग्योमे के साथ ट्रेनिंग खत्म हो जाती है। अगले सीन में गेन्या, तांजीरो और इनोसुके लंच कर रहे होते हैं। गेन्या तांजीरो से कहता है, शुरुआत में ग्योमे ने मुझे अपना स्टूडेंट नहीं बनाया था क्योंकि मेरे पास कोई टैलेंट नहीं था, पर बाद में जब उन्हें पता चला कि मैं डीमंस को खा रहा हूँ तो उन्होंने मुझे अपना स्टूडेंट बना लिया और मिस कोचो से मेरा पूरा चेकअप करने को भी कहा। हम देखते हैं कि इनोसुके केवल खाने पर फोकस कर रहा होता है। लेवल निकलेंगे लेवल। अपना खाना खाने के बाद इनोसुके जेनित्सु का भी खाना भी खाने लगता है, पर तांजीरो इनोसुके को रोक देता है। आगे तांजीरो और गेन्या शिनोबु के बारे में बात करने लगते हैं कि कैसे शिनोबु बार बार गेन्या को डांटती रहती थी क्योंकि गेन्या अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखता था। तांजीरो गेन्या से कहता है कि मैं अब गियू के साथ ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? इस पर गेन्या कहता है, मेरी ट्रेनिंग अभी भी खत्म नहीं हुई है, मैंने अब तक पत्थर को थोड़ा सा भी मूव नहीं किया है। ये सुनते ही इनोसुके गेन्या का मजाक उड़ाने लगता है, तुम्हारे लेवल कभी नहीं निकलेंगे, जिस पर गेन्या भड़क जाता है और दोनों में लड़ाई हो जाती है। लास्ट में लड़ाई रोकने के लिए तांजीरो इनोसुके के ऊपर बैठ जाता है। तांजीरो गेन्या से कहता है कि अगर तुम मेरे साथ चलते तो हम रास्ते में तुम्हारे भाई विंड हाशिरा के बारे में बात कर सकते थे। ये सुनकर गेन्या शांत हो जाता है। इसके बाद हम जेनित्सु पर शिफ्ट होते हैं। जेनित्सु एक बड़े से पत्थर पर बैठा होता है, तभी तांजीरो उसके पास खाना लेकर आता है। तांजीरो जेनित्सु को बताता है कि उसकी ट्रेनिंग खत्म हो गई है और वो नेक्स्ट ट्रेनिंग के लिए जाने वाला है। हमें पहली बार जेनित्सु बहुत ही ज्यादा शांत दिखाई देता है। ये देखकर तांजीरो को चिंता होने लगती है। तांजीरो जेनित्सु से पूछता है, आखिर क्या हुआ है तुम्हें, मुझे क्या करना चाहिए? जेनित्सु तांजीरो से कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम जाकर अपना काम करो। इसके बाद तांजीरो खाना रखकर वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि जेनित्सु के हाथ में एक लेटर होता है और उसके माथे से खून बह रहा होता है। जेनित्सु कहता है, तांजीरो तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया, पर यह चीज मुझे खुद करनी होगी चाहे कुछ भी हो जाए। इस सीन में हम पहली बार जेनित्सु को इतना ज्यादा सीरियस देखते हैं। इसके बाद तांजीरो गियू के पास जाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में तांजीरो को जेनित्सु और नेजुको की चिंता होती है, पर थोड़ी ही देर में तांजीरो गियू के घर पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही तांजीरो को पहली चीज सानेमी दिखता है। सानेमी और गियू आपस में लड़ रहे होते हैं। दोनों के बीच टक्कर का मुकाबला होता है। दोनों ही बहुत तेज होते हैं, पर इस बार तांजीरो दोनों की फाइट को अच्छे से देख पा रहा होता है क्योंकि तांजीरो भी बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करके आया होता है और पहले से स्ट्रांग बन चुका होता है। सानेमी लड़ते हुए गियू को चिढ़ाता है,
तुमने तो कहा था कि तुम हम सबसे अलग हो, आखिर कहाँ है तुम्हारी वो ताकत? ग्यू चुपचाप लड़ता रहता है। आखिर में दोनों लोग एक दूसरे पर इतनी तेज हमला करते हैं कि दोनों की तलवार ही टूट जाती है। इसके बाद सानेमी ग्यू से कहता है, अब हमें एक दूसरे को खाली हाथों से ही मारना पड़ेगा। ये सुनकर तांजीरो दोनों के बीच में आकर लड़ाई रोक देता है। सानेमी तांजीरो से कहता है कि तुम्हें तो ऑर्डर दिया गया था ना कि तुम मुझसे दूर रहोगे, आखिर फिर तुम मेरी जासूसी क्यों कर रहे हो? इस पर तांजीरो कहता है, कहीं तुम मुझसे इसलिए गुस्सा तो नहीं हो कि मैंने तुम्हारे रेड बीन सूप पी लिया था? मैं तुम्हारे लिए और रेड बीन सूप बना सकता हूँ। ये सुनकर सानेमी और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुम मेरे साथ ये फालतू के मजाक मत करो। तांजीरो यहाँ भी नहीं रुकता और कहता है, जब मैं तुम्हारे यहाँ ट्रेनिंग करता था तो वहाँ से रेड बीन सूप की बहुत अच्छी खुशबू आती थी। क्या तुम्हें रेड बीन सूप इतना ज्यादा पसंद है? तांजीरो की बात सुनकर ग्यू भी सानेमी से पूछता है, क्या तुम्हें रेड बीन सूप पसंद है? ये सुनकर सानेमी का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है और वो तांजीरो को मुक्का मार कर हवा में उड़ा देता है। थोड़ी ही देर बाद जब तांजीरो को होश आता है तब तक सानेमी वहाँ से जा चुका होता है। तांजीरो ग्यू से पूछता है कि आखिर तुम सानेमी से लड़ क्यों रहे थे? इस पर ग्यू बताता है कि हम लड़ नहीं रहे थे, बल्कि ये हाशिरा ट्रेनिंग का हिस्सा था जिसमें हम हाशिरा आपस में लड़ते हैं। तांजीरो ग्यू से माफी मांगता है कि मैंने तुम्हारी ट्रेनिंग खराब कर दी। इस पर ग्यू कहता है, ऐसा नहीं है, मुझे सानेमी से बात करनी नहीं आती और सानेमी हमेशा गुस्से में रहता है। अब मुझे सानेमी का फेवरेट फूड पता है, तो जब भी मैं उससे मिलूंगा तो मैं उसे रेड बीन सूप दे दिया करूंगा, जिससे हम लोग अच्छे दोस्त बन जाएंगे। अगले सीन में रात हो जाती है। हम सानेमी पर शिफ्ट होते हैं। इगुरु और टोकिटो दोनों ही अवेलेबल नहीं होते और सानेमी को ट्रेनिंग करनी होती है, इसीलिए सानेमी अकेले ही ट्रेनिंग करने की सोच रहा होता है। उसे तांजीरो की रेड बीन सूप वाली बात भी याद आती है। ये सोचकर सानेमी और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। सानेमी आगे चल ही रहा होता है, तभी उसे अपने पीछे कुछ महसूस होता है और वो उसे पकड़कर मसल देता है। सानेमी के हाथ में नाकीमे की एक आंख होती है। वो आंख थोड़ी देर में राख में बदल जाती है। आंख को राख में बनते देख सानेमी समझ जाता है कि हम पर नजर रखी जा रही है और यहाँ पर कोई घुसपैठिया घुस आया है। इसके बाद हम मास्टर उबियाशिकी पर शिफ्ट होते हैं। मास्टर की वाइफ अमा ने मास्टर की देखभाल कर रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि मूजान धीरे धीरे मास्टर के घर की तरफ बढ़ रहा होता है और चारों तरफ एकदम सन्नाटा होता है। मूजान मास्टर के घर के अंदर एंटर कर जाता है। दोस्तों ये सीन काफी ज्यादा लंबा था और मूजान की एंट्री काफी ज्यादा कूल थी। खैर मास्टर अपने कमरे में लेटे हुए होते हैं और पास में उनकी वाइफ आमाने होती है। मास्टर लेटा हुआ मूजान को आता हुआ देख लेता है पर वो कुछ नहीं करते हैं। मूजान इस समय और ज्यादा डरावना दिख रहा होता है। उसके चारों ओर हल्की हल्की धुंध सी छाई होती है। मूजान धीरे धीरे मास्टर की तरफ बढ़ रहा होता है और उनके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। मूजान मास्टर को हेलो बोलता है। मास्टर भी मूजान को ग्रीटिंग देते हैं। तुम्हारा स्वागत है कीबुत्सुजी मूजान। मास्टर की ऐसी हालत देखकर मूजान कहता है, तुम्हारी हालत तो पहले से बहुत ज्यादा खराब है। मूजान को देखकर उबियाशिकी कहता है, ये तो हमारी पहली मुलाकात है ना? इस पर मूजान कहता है, देखो तुम्हारी हालत कितनी खराब हो चुकी है। उबियाशिकी कहता है, आखिर तुम मुझसे मिलने मेरे सामने आ ही गए मूजान। वो डीमन जिसे मेरी फैमिली और डीमन स्लेयर कॉर्प कई सालों से ढूंढ रही थी। उबियाशिकी की आंखों पर पट्टी बंधी होती है, इसलिए वो अपनी वाइफ आमाने से पूछता है कि आखिर मूजान कैसा दिखता है, जिस पर आमाने उसे बताती है कि ये तो सुपरस्टार माइकल जैक्सन की पूरी कॉपी है। आमाने कहती है कि मूजान की उम्र लगभग 20 साल होगी और उसकी आंखें बिल्ली जैसी हैं। इसके बाद उबियाशिकी मूजान से कहता है, मुझे पता था तुम मुझसे मिलने जरूर आओगे। तुम मुझसे और मेरी फैमिली से इतना ज्यादा नाराज हो कि तुम मुझे खुद मारने आए हो। मूजान कहता है, वो इंसान जिसने कई हजार सालों तक मेरे कामों में दखल दी है, आज उसे ऐसा देखकर मैं बहुत ही ज्यादा निराश हूँ। मैं तुम्हें क्या ही मानूंगा, तुम तो वैसे ही मरने वाले हो। उबियाशिकी खुद को संभालते हुए बैठने की कोशिश करता है और कहता है, 6 महीने पहले मुझे एक डॉक्टर ने कहा था कि तुम कुछ दिनों में ही मरने वाले हो, पर देखो मैं अभी भी जिंदा हूँ। उबियाशिकी की हालत इतनी ज्यादा खराब होती है कि वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा होता है। फिर भी उबियाशिकी मूजान से कहता है, मैं अभी तक इसीलिए जिंदा हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें मारने का प्रण लिया है। मूजान कहता है, ठीक है, तुम्हारा ये प्रण आज तुम्हारे साथ ही खत्म हो
जाएगा जब मैं तुम्हें मार डालूंगा। आगे उबयाशिकी मुजान को बताता है कि तुम और मैं दोनों एक ही परिवार से हैं, बस तुम्हारा जन्म 1000 साल पहले हुआ था, इसी वजह से हमारा परिवार अब अलग अलग हो गया है। ये सुनकर मुजान कहता है, आखिर तुम ये कहकर क्या साबित करना चाहते हो उबयाशिकी? उबयाशिकी कहता है, मेरे परिवार ने तुम्हारे जैसे एक मॉन्स्टर को जन्म दिया था, जिसकी वजह से हमारे पूरे परिवार को कर्ज लग गया। तुम्हारे बाद हमारी फैमिली में जितने भी बच्चे हुए वो सब बहुत ही कमजोर थे और जवानी में ही मर गए। जब हमारी फैमिली खत्म होने वाली थी तब वो एक प्रीस्ट के पास गए। उस प्रीस्ट ने उन्हें कर्ज के बारे में बताया और कहा कि इस कर्ज से निकलने का एक ही तरीका है, अगर तुम्हारी फैमिली उस डीमन को हराने में लग जाती है तो सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद से हमारी पूरी फैमिली ने प्रीस्ट के यहाँ से शादी की और तुम्हें हराने में लग गए। उसके बाद से बच्चे हेल्दी तो पैदा होने लगे पर कोई भी 30 साल से ज्यादा नहीं जी पाया। ये सब कहानी सुनकर मुजान कहता है, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा जो तुम कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग पूरा ही खराब हो चुका है। मैं इतने सालों से लोगों को मारता आ रहा हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। आखिर कहाँ है तुम्हारे भगवान? मैंने इतने सालों में ना ही कोई गॉड देखा है और ना ही कोई बुद्धा। मुजान की बातों से उबयाशिकी को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। उबयाशिकी कहता है, ये तो सबकी अपनी अपनी सोच है। इसके बाद उबयाशिकी मुजान से उसके सपने के बारे में पूछता है। मुजान सोचता है, मैं जिस डीमन स्लेयर कॉर्प के हेड को इतने सालों से ढूंढ रहा था वो आज मेरे सामने है। उसके बाद भी मुझे जरा सा भी उसके खिलाफ नफरत महसूस नहीं हो रही। हम देखते हैं कि पास ही में उबयाशिकी की दोनों बेटियां खेल रही होती हैं। मुजान ये सब देखकर सोचता है, मुझे ये बहुत ही ज्यादा नॉस्टैल्जिक फील कर रहा है। मुजान को उबयाशिकी, अमाने और उनकी दोनों बेटियों के अलावा इतने बड़े घर में और कोई भी दिखाई नहीं देता। ये सोचकर मुजान थोड़ा हैरान हो जाता है। आगे उबयाशिकी मुजान से कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम अभी इटर्निटी और इमॉर्टल होने के बारे में सोच रहे हो। मुजान कहता है, हाँ सही बात है और ये बहुत ही जल्दी पूरा होने वाला है जब मैं नेज़ुको को पकड़ लूंगा। हाँ। उबयाशिकी कहता है, तुम्हारा ये सपना कभी भी पूरा नहीं होगा। मुजान कहता है, कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत समय है पर शायद तुम्हारे पास टाइम नहीं बचा है। इसके बाद मुजान उबयाशिकी की तरफ चलकर जाने लगता है। उबयाशिकी मुजान से कहता है कि मुझे पता है रियल इटर्निटी क्या है, ये केवल वही लोग फील कर सकते हैं जो इमॉर्टल हैं। उबयाशिकी की बातें सुनकर मुजान कहता है, मैं तुम्हारी बकवास से परेशान हो चुका हूँ। उबयाशिकी कहता है, 1000 सालों से डीमन स्लेयर कॉर्प चली आ रही है और आज भी जिंदा है। अनगिनत बच्चे मारे गए पर उसके बाद भी नए बच्चे उनकी जगह ले लेते हैं। इतने सारे लोगों की फीलिंग्स जिसे तुम बकवास बोल रहे हो वो असली इमॉर्टल है। तुम्हारी वजह से जितने लोगों की जान गई है उनकी फीलिंग्स इटर्नल है। उन्होंने आज तक तुम्हें माफ नहीं किया है। इसके बाद उबयाशिकी हाशिरा और तांजीरो को याद करते हुए कहते हैं, तुमने सोए हुए ड्रैगन्स और लायन को जगा दिया है, वो तुम्हें इस बार बचकर भागने नहीं देंगे। तुम भले ही मुझे मार दो पर डीमन स्लेयर कॉर्प रोकने वाली नहीं है। वैसे भी मैं इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। तुम कभी भी लोगों के बीच का बॉन्ड और उनकी फीलिंग्स नहीं समझ पाओगे क्योंकि तुम सभी डीमन अंदर से खोखले हो और मरने के बाद तुम लोगों की राख भी नहीं बचती है। तभी एक हवा का तेज झोंका आता है। उबयाशिकी मुजान से कहता है, क्या तुम्हें कुछ समझ आया? उबयाशिकी की बात सुनकर मुजान गुस्से में आने लगता है और उबयाशिकी को चुप होने के लिए कहता है, बहुत हो गया टेटे। उबयाशिकी मुजान से कहता है, इतने सालों से मुझे जो कहना था वो मैंने तुमसे कह दिया। बस एक आखिरी चीज बची है। मैं भले ही इतना इम्पोर्टेंट नहीं हूँ पर मेरी मौत बेकार नहीं जाएगी। डीमन स्लेयर कॉर्प में सभी लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, स्पेशली हाशिरा। जब उन्हें मेरी मौत के बारे में पता चलेगा तो वो लोग पहले से ज्यादा जोश में होंगे। तुम्हें मारने के लिए वो आगे दौड़ेंगे। मुजान उबयाशिकी से कहता है, क्या हो गया तुम्हारा, या अभी भी कुछ और कहना चाहते हो? इसके बाद उबयाशिकी मुजान को शुक्रिया कहते हुए बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी देर तक मेरी बात सुनोगे। उधर दूसरी तरफ सभी हाशिरा के कासुगाई क्रो उनको उबयाशिकी मेंशन पर हमले के बारे में बता देते हैं। ये सुनते ही सभी हाशिरा सब कुछ छोड़कर तेजी से उबयाशिकी मेंशन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तांजीरो भी गियू के साथ होता है। इसके बाद हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें सभी हाशिरा बात कर रहे होते हैं कि हमें मास्टर की सिक्योरिटी के लिए कम से कम 2 हाशिरा को उनके मेंशन पर रखना चाहिए। इस पर गियो में कहता है, मुझे बोलते बोलते 8 साल हो गए पर मास्टर हमेशा ही मुझे मना कर देते हैं। मास्टर के लिए उनके हाशिरा बहुत ही ज्यादा कीमती हैं। वो किसी भी हाशिरा को अपनी पर्सनल सिक्योरिटी के लिए नहीं रख सकते। शिनोबु बताती है कि आज तक जितने भी उबयाशिकी फैमिली के हेड हुए हैं वो कभी भी अपने पास कोई भी गार्ड नहीं रखते थे। इसके बाद हम फिर से प्रेजेंट में
दिखाते हैं। सभी हाशिरा मास्टर के मेंशन की तरफ जा रहे होते हैं। मुजान जैसे ही ओबुयाशिकी को मारने वाला होता है तभी अचानक से पूरे मेंशन में एक बहुत तेज धमाका होता है और चारों तरफ आग ही आग होती है। इस धमाके की चपेट में पूरी ओबुयाशिकी फैमिली और मुजान दोनों ही आ जाते हैं। सभी हाशिरा दूर से ये सब देख रहे होते हैं और बहुत ज्यादा चौंक भी जाते हैं। धमाके की वजह से मुजान की पूरी बॉडी जल जाती है पर वो धीरे धीरे खुद को हील कर रहा होता है। मुजान ओबुयाशिकी को कर्ज करते हुए कहता है, माखन चोर ओबुयाशिकी, बुद्धा के जैसे शांत स्माइल होने के बाद भी उसने अपनी पूरी फैमिली के साथ सुसाइड कर लिया केवल इसीलिए कि वो मुझे मार सके। मैंने ये तो सोचा था कि यहाँ पर कोई ना कोई ट्रैप तो होगा पर इस लेवल का होगा ये मैंने नहीं सोचा था। ओबुयाशिकी को कमजोर समझना मेरी भूल थी। हमें पता चलता है कि धमाके में कांटे मिले होते हैं जो मुजान की पूरी बॉडी में घुस जाते हैं। इस वजह से मुजान बहुत ही धीरे धीरे खुद को हील कर पा रहा होता है। मुजान सोचता है, जरूर ओबुयाशिकी ने कुछ और भी प्लान कर रखा है इसीलिए उसने मेरी हीलिंग को स्लो कर दिया है। मुझे यहाँ पर कुछ लोग आते हुए महसूस हो रहे हैं पर ये हाशिरा तो नहीं हो सकते। ओबुयाशिकी के अंदर मेरे लिए इतनी ज्यादा नफरत थी कि उसने मुझे पकड़ने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। क्या उसके बीवी बच्चों को ये सब पता था? मुजान अभी तक इस हमले के शौक से नहीं निकल पाया होता है। मुजान की बॉडी जैसे ही हील होती है हम देखते हैं कि कोई मुजान पर अपना ब्लड डीमन आर्ट यूज करता है जिसकी वजह से बहुत सारे कांटे मुजान की बॉडी में घुस जाते हैं और अंदर जाते ही वो कांटे और ज्यादा फैलने लग जाते हैं जिसकी वजह से मुजान कांटों में ट्रैप हो जाता है और वो अपनी पावर्स भी यूज नहीं कर पा रहा होता है। तभी वहां पर तमायो आ जाती है और मुजान पर हमला करने लगती है। हमें पता चलता है कि ये डीमन आर्ट तमायो का ही होता है। तमायो बताती है कि ये डीमन आर्ट उस इंसान का ही है जिसे मुजान ने आसाकुसा में डीमन बनाया था। तमायो को अपने पास देखकर मुजान बहुत ज्यादा चौंक जाता है और सोचता है कि आखिर ओबुयाशिकी मेंशन में तमायो क्या कर रही है। हम देखते हैं कि जब तमायो मुजान पर हमला करती है तब मुजान तमायो का हाथ अब्सॉर्ब कर लेता है। तमायो से बताती है कि मेरे हाथ में वो मेडिसिन थी जिससे डीमन को वापस इंसान बनाया जाता है। ये सुनते ही मुजान ये बात मानने से इनकार कर देता है पर मुजान के होश उड़ चुके होते हैं। तमायो कहती है, मैंने ऐसी मेडिसिन बना ली है, मैं ये अकेले नहीं कर सकती थी। मुजान तमायो का सर पकड़ते हुए कहता है, तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है? वो तुम ही थी जिसने डीमन बनने के बाद अपने पति और बच्चों को खा लिया था। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तमायो कहती है, अगर मुझे पता होता कि डीमन बनने के बाद ऐसा होने वाला है तो मैं कभी भी डीमन बनना पसंद नहीं करती। मैं अपनी बीमारी से मरना नहीं चाहती थी बल्कि मैं अपने बच्चों को बड़ा होता देखना चाहती थी। मुजान कहता है, उसके बाद भी तुमने कितने सारे इंसान को मारा है, मैंने देखा था, तुम्हें कितना मजा आ रहा था। तमायो कहती है, इसी पाप का प्रायश्चित करने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। मुझे अगर तुम्हारे साथ यहाँ पर मरना पड़ा तो मुझे ये भी मंजूर होगा। तभी तमायो ग्योमो को आवाज लगाती है। हम देखते हैं कि ग्योमे अपना लोहे का गोला घुमाते हुए अपनी पूरी पावर के साथ मुजान पर हमला करता है जिससे मुजान का सर उसकी बॉडी से अलग होकर चूर चूर हो जाता है। अगली सीन में हमें ग्योमे का पास्ट दिखाया जाता है जब वो पहली बार मास्टर से मिलता है। मास्टर उस समय 14 साल के ही होते हैं जबकि ग्योमे खुद 18 साल का होता है। मास्टर की बातें सुनकर ग्योमे को यकीन नहीं होता कि मास्टर उससे 4 साल छोटे हैं। मास्टर ग्योमे से कहते हैं कि मुझे पता है तुम्हें खूनी नहीं हो, तुमने बच्चों को डीमन से बचाया है। ये सुनते ही ग्योमे रोने लग जाता है। हमें बताया जाता है कि मरने से पहले ओबुयाशिकी ग्योमे को सारा प्लान बताते हैं कि मुजान उससे मिलने यहाँ पर 5 दिनों के अंदर आने वाला है। तब तुम लोगों को मुझे चारा बनाकर उसे मारना ही होगा। क्या तुम ये मेरे लिए कर सकते हो? ग्योमे मास्टर से पूछता है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुजान यहाँ पर आपसे मिलने आएगा? इस पर मास्टर हंसते हुए कहते हैं, कोई खास रीजन नहीं है, बस ये मेरी अंदर की आवाज है। हमें बताया जाता है कि सभी ओबुयाशिकी फैमिली के हेड के पास ऐसी पावर थी जिसमें वो फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स को देख सकते थे। इस तरह से ओबुयाशिकी फैमिली ने बहुत सारे पैसे कमाए और लोगों की जान भी बचाई थी। मास्टर ये काम केवल ग्योमे को सौंपते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास था कि बाकी के हाशिरा उनके सुसाइड करने वाली बात को कभी नहीं मानेंगे। इसीलिए मास्टर ये काम केवल ग्योमे को देते हैं। ग्योमे भी इसके लिए राजी हो जाता है। मास्टर कहते हैं कि मैं आशा करता हूँ कि इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों को मरना नहीं पड़ेगा। इसके बाद सीन फिर से चेंज होता है। हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। ग्योमे ने मुजान का सर उड़ा दिया होता है पर तुरंत ही मुजान खुद को हील कर लेता है। ग्योमे को मास्टर की बात याद आती है। मास्टर ग्योमे से कहते हैं कि
अगर मूजान का सर कटने के बाद भी वो नहीं मरता है तो केवल एक ही चीज है जो मूजान को मार सकती है, वो है सनलाइट। इसीलिए अगर मूजान नहीं मरता है तो तुम्हें सुबह तक मूजान को रोक कर रखना होगा और उसके साथ लड़ते रहना होगा। पर मूजान को रोक कर रखना इतना आसान नहीं होता है। इतना सब होने के बावजूद भी मूजान खुद को तुरंत हील कर लेता है और ग्योमे पर एक हमला करता है। ग्योमे भी अपनी स्टोन ब्रीदिंग का थर्ड फॉर्म स्टोन स्किन यूज करता है और मूजान के सभी हमलों को रोक देता है। तभी वहाँ पर सभी हाशिरा पहुँच जाते हैं, पर मैंसन की हालत देखकर वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं। हम देखते हैं कि तांजिरो भी वहाँ पहुँच जाता है और उसकी सबसे पहली नजर सीधा मूजान पर जाती है। ग्योमे सभी हाशिरा को देखकर सोचता है, मास्टर ने जो प्लान बनाया था वो बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट था। ग्योमे सभी हाशिरा को बताता है कि ये कोई और नहीं बल्कि मूजान है। अगर हम इसका सर काट भी देते हैं तब भी ये नहीं मरेगा। मूजान का नाम सुनते सभी हाशिरा शॉक हो जाते हैं। मूजान को देखते ही तांजिरो अपनी तलवार निकाल लेता है। उसके बाद तो सभी हाशिरा मूजान पर टूट पड़ते हैं। मोइचिरो मिस्ट ब्रीदिंग का फोर्थ फॉर्म यूज करता है। शिनोबु इंसेक्ट ब्रीदिंग का बटरफ्लाई डांस यूज करती है। ओबेनाई सर्पेंट ब्रीदिंग का फर्स्ट फॉर्म यूज करता है। मित्सुरी लव ब्रीदिंग का फिफ्थ फॉर्म, ग्यू वाटर ब्रीदिंग का थर्ड फॉर्म और शानेमी विंड ब्रीदिंग का सेवेंथ फॉर्म यूज करता है। तांजिरो भी हिनोकामी कागुरा का सनफ्लावर थ्रस्ट यूज करके मूजान पर हमला करता है। पर हम देखते हैं कि मूजान के कुछ अलग ही प्लान्स होते हैं। मूजान पूरे एरिया में अपना इन्फिनिटी कैसल ओपन कर देता है, जिस वजह से सारे हाशिरा तांजिरो, गेन्या, इनोसुके, मुराटा और बाकी सभी डीमन स्लेयर्स जो उस एरिया में मौजूद थे सब के सब मूजान के इन्फिनिटी कैसल में पहुंच जाते हैं। हमें एक एक करके सारे डीमन स्लेयर्स इन्फिनिटी कैसल में गिरते हुए दिखाई देते हैं। इनमें कनाओ और जेनित्सु भी होते हैं। ऐसे मौकों पर जेनित्सु बहुत ज्यादा घबरा जाता है, पर हमें जेनित्सु बहुत ही ज्यादा काम और स्ट्रॉन्ग दिखाया जाता है। धीरे धीरे करके सभी हाशिरा और नीचे जा रहे होते हैं। तांजिरो मूजान के सामने जाकर उतर जाता है। मूजान हंसते हुए सभी से कहता है, तुमको क्या लगा था तुम मुझे इतनी आसानी से पकड़ लोगे? आज रात में तुम सभी को यहाँ पर मार कर नरक भेज दूंगा। हम देखते हैं कि तांजिरो के नीचे का फ्लोर फिर से चेंज हो जाता है, जिससे तांजिरो नीचे गिरने लगता है। तांजिरो मूजान से कहता है, यहाँ पर केवल एक ही लोग नरक जाएगा और वो हो तुम मूजान। मैं तुम्हें इस बार भागने नहीं दूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड और हाशिरा ट्रेनिंग आर्क खत्म हो जाता है और इन्फिनिटी कैसल आर्क की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों बताइए आपको ये एपिसोड और हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा है? प्लीज कमेंट जरूर करिए, अच्छा लगता है और चैनल को सब्सक्राइब भी करो मेरे भाई।